सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए एंड पुले मुझे ये कंफर्म करिए दैट ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, सो दैट आज का हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरी तरफ से ऑल क्लियर है। चलिए तो बच्चे जुड़ चुके हैं। हम लोग का चल रहा है अभी टेस्ट। मैंने आप लोग को फर्स्ट लॉ तक कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक कंप्लीट देख चुके हैं। जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ हो चुका है, तो हम लोग अप टू फर्स्ट लॉ तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक टेस्ट आपका हो चुका है, ये आपका सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट में मैंने बताया था जीरोथ लॉ से रिलेटेड, यानी कि जब तक हम लोग जीरोथ लॉ पढ़े थे उससे पहले जितना क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने कराया था। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ से जितना क्वेश्चन बनेगा उन सबको करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस। अब मैं आपको बता रखा हूं कि थ्रोटलिंग के टाइम पे एंथैल्पी जो होता है वो मेरा चेंज नहीं होता है। तो गुरुदयाल सिंह का पहला आंसर आ चुका है एंड करेक्ट आंसर है डी, एंथैल्पी डज नॉट चेंज। तो ज्यादा स्टूडेंट जुड़िए। अगर टेस्ट में देखो, अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कब करोगे, जब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आप टेस्ट में आओगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो ट्राई करो कि ज्यादा स्टूडेंट आपका ग्रुप में जुड़े, ठीक है। अब ग्रुप वगैरह में है तो शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। जो एटलीस्ट कोर्स में सारे स्टूडेंट कम से कम टेस्ट में तो आना ही चाहिए। चलिए तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एंथैल्पी मेरा चेंज नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग देखे थे इसमें वर्क डन भी नहीं होता है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे इंसुलेटर लेके चलते हैं तो मेरा हीट ट्रांसफर भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग वेट नहीं करने वाले हैं। अब जो स्टूडेंट लेट आ रहा है उसकी गलती है, क्योंकि मैं आप लोग को पहले बता रखा हूं कि आज आप लोग का टेस्ट होने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंथैल्पी इज। बताइए एंथैल्पी क्या होता है, फटाफट बताओ, बताइए। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी को हम लोग एच से दिखाते हैं, ठीक है। तो एच होता क्या है मेरा, क्या ये इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। या फिर इंटरनल एनर्जी माइनस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां बोला गया है कि इंटरनल एनर्जी एच इक्वल टू यू डिवाइड बाय पी इंटू वी। या बी नंबर बोला गया इंटरनल एनर्जी एच इक्वल टू यू माइनस पी वी। सी नंबर आ गया इंटरनल एनर्जी जो होता है इंटू होता है पी वी। या डी नंबर में H इक्वल टू यू प्लस पी वी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए प्रशांत भी जुड़ चुके हैं, तो करेक्ट आंसर आ रहा है गुरुदयाल और प्रशांत का डी, दैट इज करेक्ट आंसर। हम लोग को पता है कि एंथैल्पी जो होता है वो हीट के फॉर्म में होता है, यानी फ्लो वर्क को बताता है, जो मेरा इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये एसएससी जी का मैं उठाया हूँ, कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 19 में, 18 में, 20 में, 15 में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। अभी तक जो है जितना टेस्ट में लड़का आना चाहिए उतना आया नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्या। क्वेश्चन बोल रहा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अरविंद बोल रहे हैं डी। सोच समझ के आंसर दो, ये टेस्ट है, हड़बड़ा के फायदा नहीं है। अगर आप गलत आंसर करते हो जल्दबाजी में तो कोई फायदा नहीं हो आंसर देने का। कहा गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस। मैंने सभी के बारे में आपको बताया था हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर सारे प्रोसेस का, चाहे वो आइसोबेरिक रहे, आइसोथर्मल रहे, एडियाबेटिक रहे, पॉलीट्रोपिक रहे,
या फिर आपका क्या हो जाएगा आइसोकोरिक रहे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि डेल क्यू जो होगा वो डी यू के बराबर हो जाता है। मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। ये कब होता है, ये कब होता है इसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। क्या ये होता है प्रेशर कांस्टेंट में, या वॉल्यूम कांस्टेंट में, या टेम्परेचर कांस्टेंट में, या इंटरनल एनर्जी रहता है तब। बताइए एट कांस्टेंट कब ये चीज देखने को मिलता है, बताओ फटाफट मुझे बताओ। यानी आप लोग रिवीजन करके नहीं आए हो, ठीक है। इससे यही पता चलता है। मैं चार्ट एक बनवाया था, आप लोग को याद होगा, जिसे मैंने बताया था कि सारे के सारे ऑल प्रोसेस मैंने लिखा था एक तरफ, ठीक है। मैंने एक तरफ से सारे प्रोसेस को लिखा था। फिर मैंने यहाँ पे बात करा था आपके आइडियल गैस रिलेशन के बारे में, आइडियल गैस रिलेशन बताया था। फिर मैंने बताया था वर्क डन के बारे में, और फिर मैं बताया था हीट ट्रांसफर के बारे में। ये चार्ट याद है। और यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस था, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला रहे आइसोकोरिक, ठीक है। अगर बात करें कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, अगर बात करेंगे आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर पॉलीट्रोपिक पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, या एडियाबेटिक पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी आप लोग प्रिपरेशन नहीं करके अच्छा आए हो। तो यहाँ पे गुरुदयाल और अरविंद दोनों का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका जो हीट ट्रांसफर होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, और इस तरह से अगर करोगे पढ़ाई तो कैसे एग्जाम निकलेगा बताइए, है ना। पढ़ने के टाइम तो बोलते हो सर जी और पढ़ाइए और पढ़ाइए, लेकिन रिवीजन नहीं होता, क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, पहले आप लोग को पता है कि वर्क डन आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, क्योंकि बात करा गया यहाँ पे क्लोज सिस्टम के बारे में। तो क्लोज सिस्टम में जो हम लोग वर्क डन लेते हैं वो लेते हैं पीडीवी। और चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करा गया, यानी आइसोकोरिक का बात करा गया है। और आइसोकोरिक में क्या होता है, मेरा वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी अगर मैं बात करूंगा चेंज इन, हम लोग जो वर्क डन लेते हैं 1 से लेकर टू पीडीवी, तो कैसे वर्क डन निकल जाएगा भाई। प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब प्रेशर तो मेरा वैल्यू एक ही रहेगा, तो वो मैं यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे डीवी जो है ये डीवी क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। तो मेरा P V2 माइनस V1 और वॉल्यूम सेम है, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा V2 इक्वल टू V1, यानी कि ये दोनों मेरा बराबर है। अगर ये दोनों मेरा बराबर होगा 30 माइनस 30 या 40 माइनस 40 या जितना भी लेंगे, 100 माइनस 100, ये तो जीरो हो जाएगा। इट मीन यहाँ पे डीवी हो जाएगा जीरो, यानी कि वर्क डन मेरा निकल जाता है जीरो इन केस ऑफ आइसोकोरिक। अब बारी आता है हीट ट्रांसफर का। तो ये तो मैंने निकाला क्या, वर्क ट्रांसफर यानी वर्क डन निकाला। चलो अब बात करते हैं हीट ट्रांसफर का डेल क्यू का। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपका वर्क डन हो गया जीरो। जैसे वर्क डन जीरो हो जाएगा, आपका डेल क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा डी यू का, यानी कि चेंज इन जो भी मेरा हीट ट्रांसफर होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन बोल रखा है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इंटरनल एनर्जी यानी कि डी यू, है ना, इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर डेल क्यू। तो ये किसके लिए होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होगा। तो दोनों बच्चा यहाँ पे गलत आंसर दिया है, और बाकी बच्चा तो आंसर दे ही नहीं रहा, लाइव है बस नाम का, ठीक है। टेस्ट का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेट करो, आंसर करो। अगर आप प्रिपरेशन किए हो तो इसका आंसर सी हो गया। चलो आज मैं देखता हूँ कितना आंसर आप लोग कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन आपका चल कैसा रहा। चलो भाई इस क्वेश्चन को लगाइए। बोला गया इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, और ये आपका अच्छा खासा क्वेश्चन, आप 3 घंटा का टेस्ट होने वाला है ना। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। चलो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहे, वन लाइनर रहे, या फिर आपका थ्योरी बेस अच्छा खासा थोड़ा टफ क्वेश्चन रहे, इजी से लेकर टफ मीडियम हर एक तरह का क्वेश्चन है। चलो लगाइए क्या बोल रखा देखो क्वेश्चन में। एक थ्रोटलिंग प्रोसेस मैंने बताया था लास्ट में, जो कि ओपन प्रोसेस का एग्जांपल था, और एक मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन का। अगर ये बच्चों को याद है तो ठीक है। तो बताओ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में होता क्या है, किसी को याद है क्या? इसमें मेरा वर्क डन जीरो होता है, या हीट ट्रांसफर जीरो होता है, या वर्क डन हीट ट्रांसफर दोनों जीरो होता है, या वर्क डन जीरो होता है बट हीट ट्रांसफर इंक्रीज होता है। चलिए दिव्या का आंसर आ चुका है, बट सही है गलत है मैं बाद में बताऊंगा। पहले देख लेता हूं और कोई आंसर देना चाहेगा तो। चलिए और आंसर नहीं आ रहा है तो करेक्ट आंसर आपका है दिव्या, ठीक है।
चलिए सत्या भी आ चुके हैं, आपका भी करेक्ट आंसर है। दिव्या, स्वाति सिंह, आपका भी करेक्ट आंसर है तीनों का। दिव्या, सत्या, स्वाति, करेक्ट आंसर। वर्क डन एज वेल एज हीट ट्रांसफर मेरा 0 होता है। अच्छा सर क्या होता है मेरा फ्री एक्सपेंशन? मैंने बताया था जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है उसमें हम लोग क्या होता है, एक चैम्बर होता है, एक चैम्बर में पिन होल लेते हैं, वहां से मेरा गैस जो है वो पास करता है और मेरा वैक्यूम पूरी तरह से रहता है। क्या रहता है मेरा? पूरी तरह से मेरा वैक्यूम रहता है। तो जब मेरा वैक्यूम चैम्बर में, नो गुरुदयाल ए नहीं आंसर होगा। वर्क डन तो 0 होता है लेकिन ए के साथ बी भी सही होगा, लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना बी सी, क्योंकि वर्क डन और हीट ट्रांसफर दोनों 0 होता है। तो जब मेरा वैक्यूम होता है, वैक्यूम मतलब यहाँ पे एयर पार्टिकल नहीं होता है, एयर वगैरह होता नहीं रेजिस्ट करने के लिए। तो जब यहाँ पे गैस मेरा वैक्यूम में घुसता है तो एयर अगर आता तो उसको रेजिस्ट क्रिएट करता है, इसको रोकता रोकता तो ये पीछे जाता, पीछे धकेलता, पीछे धकेलता तो डिस्प्लेसमेंट होता। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो वर्क डन होता। आपको पता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन भी 0 हो गया, पहला केस। दूसरा चीज हम लोग लेके चलते हैं इसको इंसुलेटेड, मतलब कि यहाँ से ना तो मेरा हीट आएगा ना जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरा हीट भी 0 हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो दैट्स व्हाई सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये अगर बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो ड्रॉप करता है और वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर में लेके चलते हैं, ये आप जान सकते हो। और एंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ये भी आप जान सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए जो मैं आप लोग को डिस्कस करवा चुका हूँ थ्योरी में। चलो भाई, अब और एक मैंने प्रोसेस बताया था थ्रोटलिंग का, बताइए अब ये थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है, ये किस तरह का प्रोसेस होता है थ्रोटलिंग? जिस तरह मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन का, उसी तरह एक थ्रोटलिंग प्रोसेस भी था। वैसे थ्रोटलिंग का और एक क्वेश्चन आ चुका है ना आई थिंक। अच्छा एक सेकंड, हाँ एक देखो थ्रोटलिंग मैंने यहाँ पे बताया भी था। चलो बताओ क्या ये रिवर्सिबल होता है या इनरिवर्सिबल होता है, एडियाबेटिक होता है फिर आइसोथर्मल होता है, बताइए फटाफट आंसर दो। वेरी नाइस, पहला आंसर आ चुका। और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरा इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। थ्रोटलिंग जो प्रोसेस होता है कैसा होता है मेरा, इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मैं आप लोग से इसके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। चलो तो आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें बताइए व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच सिस्टम गोज अंडर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर। विदाउट हीट ट्रांसफर का यहाँ पे बात किया गया। चलो भाई देखते हैं कि इसका कितना बच्चा जो है वो करेक्ट आंसर दे रहा है। चलो आंसर करो, फटाफट आंसर करो यहाँ पे। चलिए बताइए, आंसर करिए फटाफट। स्वाति सिंह का बी आ रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार कहता हूं आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आंसर अगर करना चाहते हो सही, नो 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 गलत आ रहा है आंसर, आंसर गलत आ रहा है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोल रखा है। बोला गया व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच अ सिस्टम गोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोला गया, आइसोथर्मल। बिना सोचे समझे आंसर किए जा रहा है, अभी तक किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो बोला गया व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच गोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर, विदाउट हीट ट्रांसफर। तो विदाउट हीट ट्रांसफर, पहली बात तो बोला गया हीट ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा चीज बोला गया कि टेम्परेचर क्या होगा आइसोथर्मल में। तो भाई साहब आइसोथर्मल मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर मेरा जाएगा? अगर जाएगा किस केस में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर तो बिल्कुल भी यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल होने वाला है। भाई आइसोथर्मल है ना, यानी कि
T2 इक्वल टू T1 होगा। यानी कि यहाँ पे अगर बात करेंगे कि चेंज यानी dt वो मेरा 0 होने वाला है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में हो सकता है। यानी देखो अगर आप पकड़ना है कि सर जी एब्सोल्यूट वगैरह नहीं पकड़ना, आप 0 टेम्परेचर पकड़ के चलो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बोला कि व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, तो 0 टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा नहीं। अगर उसका 30 होगा डिग्री सेल्सियस तो इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर केल्विन में कितना लेके चलेंगे तो दोनों का सेम सेम होगा, यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा, बैलेंस रहेगा। अगर हम लोग निकालना चाहेंगे नेट डिफरेंस तो क्या होगा यहाँ पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होगा या फिर 0 टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर कहां से हो गया है ना, और रिवर्सिबल टेम्परेचर कहां से हो गया। यहाँ पूछ रहा व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा इन आइसोथर्मल कंडीशन। सो आइसोथर्मल में आपका क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और बोला गया विदाउट हीट ट्रांसफर, हीट भी ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर क्या होगा, 0 टेम्परेचर होगा। क्योंकि नेट ट्रांसफर का बात करें, नेट का ना, तो नेट वहां पे होगा ही नहीं, चेंज है, जीरो एकदम इक्विलिब्रियम है। भाई साहब अगर कोई पानी है उसको आप गर्म करना चाहोगे, या फिर आप समझ लो कि मेरा पहले से 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई 20 डिग्री सेल्सियस का पानी को डालूंगा इसमें 20 डिग्री वाले में, तो गर्म पानी को डालूंगा तो गर्म होते जाएगा। लेकिन दोनों अगर सेम गर्म का है और फिर मिला तो क्या वो पानी गर्म या ठंडा होगा, नहीं होगा ना। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए। थोड़ा सोच समझ के आंसर आप लोग करो, ठीक है, क्वेश्चन को समझो, चीजों को पकड़ना ट्राई करो, और जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझना, ठीक है। ये रिवर्सिबल में मत जाओ, फंसो नहीं सब चीज, ठीक है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया। और वैसे भी रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बताओ, जब एक सिस्टम मेरा इनिशियल प्रोसेस से आपका जा रहा है और सेकंड प्रोसेस में अगर चल गया 2 तक, और फिर अगर रिवर्स करके एक ही पोजीशन पे आ जा रहा है, तो सभी पकड़ो रिवर्सिबल। मैंने क्या बताया था कि जो भी सिस्टम या सराउंडिंग में हीट या वर्क डन करेगा, जब वो रिवर्स आएगा तो जो देगा ना वो ले लेगा, या जो लिया है वो दे देगा। यानी इसमें भी जितने भी टेम्परेचर अगर वो लॉस करेगा, हीट अगर सिस्टम सराउंडिंग जाएगा, जब रिटर्न जाएगा तो वो लेना चाहिए उसको, जितना दिया उतना लेगा, यानी कि नेट यहाँ भी 0 होगा। तो ऐसे तैसे आप समझो कि 0 तो होना ही होना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर कहां से आ गया, या रिवर्सिबल टेम्परेचर कहां से आ गया, होना चाहिए यहाँ पे 0। समझ गए कि नहीं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझे। चलो बताओ सत्या, स्वाति, दिव्या, गुरुदयाल, क्या ये चीज समझ आया कि मैंने क्या बताया, और क्यों इसका आंसर ए होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को गड़बड़ाओ नहीं। क्या क्लियर हुआ, एक बार मुझे बताइए कि हाँ सर क्लियर हुआ, क्योंकि इसके बाद तो मैं भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर चुका हूं, एक बार ही बता चुका हूं। जो कॉन्सेप्ट रहेगा उनमें क्वेश्चन के थ्रू भी बताते हुए आप लोग को चलूंगा। जो चीज अगर आपको समझ में नहीं आया है, फिर क्वेश्चन के साथ किस तरह से रिलेट करना है उसको मैं बताते चलूंगा। क्या क्लियर हुआ, कोई बच्चा मुझे रिप्लाई करना चाहेगा कि नहीं, बताइए, फटाफट बताइए। समझ आया क्यों आंसर हुआ, चलो ठीक है, यस, इसका आंसर करो। चलो ठीक है, स्वाति, दिव्या, गुरुदयाल समझ गए, यस सर, ओके, चलो बताइए। रेशियो बोला गया टू स्पेसिफिक हीट। अब बताओ गैस में हम लोग टू स्पेसिफिक हीट लेके चलते हैं कि नहीं, गैस आपका एयर की तरह का होता है, उन दोनों का रेशियो क्या होता है। और यहाँ पे कोई मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइमेटिक में नहीं दिया गया है, जिसका मैं वैल्यू आपको बता रखा हूं, ठीक है, तो उस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट इसका आपको आंसर लगाना। बताइए, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, डी, गामा होता है बेसिकली एडियाबेटिक इंडेक्स, और ये आपका टू स्पेसिफिक हीट का रेशियो को बताता है, Cp by Cv, where Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है सबका। स्वाति सबसे पहले आंसर दिया गया है, फिर गुरुदयाल, फिर दिव्या चौबे, एंड फिर दिव्या एच, तो आपका क्या हो जाएगा, डी। इसका रेशियो होता है 1.41। याद रखना एयर के लिए, एयर के लिए चीज हो जाता है। अच्छा कभी कभी क्या पूछ देगा ना, ये जो गामा है ये 2 का पूछा जाता है, मैं आपको एडवांस बता देता हूँ। जैसे एक पूछा जाएगा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का गामा का वैल्यू बताओ, यानी एडियाबेटिक इंडेक्स का बताओ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा गया एग्जाम में तो 1.28 हो जाता है। और कभी कभी पूछेगा आपको किसके बारे में, स्टीम का, तो गामा का वैल्यू अगर स्टीम का बोला जाए ना, तो याद रखना स्टीम का हो जाता है 1.33। समझ आया, तो थोड़ा गामा का वैल्यू एडियाबेटिक इंडेक्स फॉर स्टीम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रख लेना। अगर एडवांस में अगर ऐसा क्वेश्चन आए
तो आप लोग इसको कर पाओ, इसके लिए मैं आपको बता दिया। वैसे पूछेगा यहीं तक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्क डन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में थोड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन में गलत हुआ ना तो मैं बाहर जाके आप लोग को मारूंगा। कांस्टेंट वॉल्यूम बोला गया, इस केस में बोला गया बताइए वर्क डन क्या हो जाएगा। मैं आपको वर्क डन का सारा बताया हूं ना, हर एक प्रोसेस का मैं वर्क डन बताया हूं, बताइए वर्क डन क्या होगा फॉर कांस्टेंट प्रोसेस, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। चलो बताओ। चलो एक बच्चा का आ चुका आंसर, लेकिन सही गलत मैं बाद में बताऊंगा। 2 का आया, 3 का आया है। चलिए ऑल करेक्ट आंसर बी होगा, बिकॉज अगर मैं बात करूंगा वर्क डन इन कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया ना, तो हम लोग वर्क डन क्या बोलते हैं, पीडीवी। तो भाई भी यही तो कांस्टेंट हो गया, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट। तो V2 इक्वल टू V1 है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि दोनों आपस में सेम हो गए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये V2 माइनस V1 जो हो जाएगा वो क्या हो गया मेरा, जीरो हो जाएगा। तो ये अगर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू जीरो, कुल मिला के जीरो। वेरी नाइस। तो यहाँ पे करेक्ट बिल्कुल आंसर है। सबसे पहले आंसर दिया गया था किनके द्वारा, आपका सत्या के द्वारा, फिर दिव्या बी एच, फिर दिव्या चौबे, फिर स्वाति, फिर गुरुदयाल। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो लगाइए इस क्वेश्चन को, इसको लगाइए 34 क्वेश्चन नंबर। चलिए बताइए क्या बोला गया, हीट ट्रांसफर और रिजेक्शन। भाई हीट ट्रांसफर कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, चाहे वो हीट ऑब्जॉर्ब बात करे या हीट रिजेक्शन बात करे। एक्चुअल में बात करा गया किसका, ये हीट ट्रांसफर का। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर किसके टाइम, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है बताइए। तो पॉलीट्रोपिक 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 जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के टाइम पे जो नेट आपका हीट ट्रांसफर होता है डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए। मैं आपको वर्क डन बता देता हूं, अगर पॉलीट्रोपिक का पूछेगा तो हो जाता P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस वन, ये हो जाता पॉलीट्रोपिक के लिए। और एडियाबेटिक का बात करेंगे तो P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस वन, ये हो गया किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए आ जाता है। चलो गुरुदयाल का बोल रहा है सी, सत्या भी बोल रहे हैं सी, दिव्या एच बोल रही है सी, स्वाति बोल रही है सी। दैट इज करेक्ट आंसर। मैंने कहा था कि नेट जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो n माइनस गामा माइनस n डिवाइड बाई गामा माइनस वन इंटू वर्क डन किसका, पॉलीट्रोपिक का, पॉलीट्रोपिक का, यही आपका P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस वन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है, यानी कि ओनली सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल सही, सभी का करेक्ट आंसर है, चारों बच्चे का जो आंसर दिए हैं ऑल आर करेक्ट। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गैस जो कांस्टेंट होता है R, ये किसके इक्वल होता है बताइए। रिलेशन में आपको बताया ना, गामा का दो रिलेशन बताता है, एक बताता है R इक्वल टू Cp बाई Cv, और एक मैंने बताया था Cp माइनस Cv, यही पूछ रहा है। ये क्या था, वाट इक्वल टू Cp माइनस Cv था बताइए, वाट इक्वल टू Cp माइनस Cv था, यही आपसे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे पूछा गया है। चलिए एक एक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ चुका है, बाकी अब देखो यहाँ पे सत्या बोल रहे हैं सी। देखो आपका करेक्ट आंसर है दिव्या का, दोनों दिव्या का करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी आंसर होगा। बिल्कुल सत्या सही। सी आप क्यों बोल रहे डियर, ये रेशियो होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, ये आर का बात कर रहा, तो आर इक्वल टू होता है Cp माइनस Cv। मैंने कहा था Cp एंड Cv के बीच में दो रिलेशन होता है, एक आर बताता है गैस कांस्टेंट Cp माइनस Cv को, एक बताता है गामा, ये रेशियो बताता है, डिफरेंस बताता है आर गैस कांस्टेंट और Cp माइनस Cv, और एडियाबेटिक इंडेक्स बताता है रेशियो, आर बताता है डिफरेंस को। चलो तो यहाँ पे आप सही है, सत्या का भी और गुरुदयाल का भी, बी आंसर होगा, ठीक है। क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv का डिफरेंस होता है। चलो अब यहाँ बोला गया विच ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन,
ये बात करा किसका, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, ठीक है। बताइए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहाँ यूज करते हैं, ओपन सिस्टम के लिए यूज करते हैं, ओपन सिस्टम के लिए। तो बताइए फॉर एन ओपन सिस्टम जो एनर्जी फ्लो इक्वेशन है वो क्या हो जाता है, मैंने कहा था कि इस तरह से कुछ एंट्री होगा और कुछ मेरा एग्जिट होगा। तो समथिंग मेरा यहाँ पे एंट्री जब होगा, कोई मेरा फ्लूइड, उसका मास कुछ m1 रहेगा, उसका इंटरनल एनर्जी कुछ u1 हो जाएगा, उसका प्रेशर कुछ p1 हो जाएगा, वॉल्यूम कुछ v1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे वेलोसिटी का, ये u है, वेलोसिटी मेरा c1 हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होता है, x हम लोग लेके चले थे, एजेंट इट, और यहाँ से मेरा एंट्री कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे अगर पहला सेक्शन हो गया, सेक्शन एग्जिट वाला, यहाँ पे m2 u2 p2 v2 c2 हो जाएगा। तो इस केस में डेटा वाइड भी कुछ हम लोग लेते हैं, यहाँ से यहाँ z1 हो जाएगा, यहाँ से z2 हो जाएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सबका आंसर गलत है अभी तक, एक आंसर सही लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। इतना बताने के बाद भी आप लोग गलती पे गलती किए जा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे लड़का गलत कहाँ कर रहा है, आंसर बोल रहा है बी 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 बी, आंसर तो होगा नहीं। देखो क्यों नहीं होगा, एंथैल्पी ठीक है, एच यू प्लस पी हम लोग लेते हैं, ठीक है, आपने ये सही करा। ये मेरा है क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सेम, यहाँ ध्यान दो, बी यहाँ पे कहीं एंथैल्पी नजर आ रहा है आपको क्या, यहाँ देखो ध्यान से, एंथैल्पी यहाँ पे गायब है, H2 होना चाहिए, कहीं पे H2 है, तो आप बी क्यों आंसर कर रहे हो बताइए। यहाँ जो भाई साहब सत्या भी आंसर किए हैं, गुरुदयाल भी आंसर किए हैं, क्यों आपने बी करा है। फिर दिव्या भी एक बार बी आंसर करी है, स्वाति बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्वाति सिंह, ठीक है, गुरुदयाल सिंह सही आंसर है, और दिव्या एच आपका करेक्ट आंसर है, सी होगा। यहाँ देखो एंथैल्पी 1 भी है, एंथैल्पी 2 भी है, यहाँ एंथैल्पी गायब है ना डियर, तो यहाँ पे आंसर सी नहीं, बी नहीं होगा, एंथैल्पी गायब है। यहाँ देखो ध्यान से, एंथैल्पी गायब है, यहाँ सही है, लॉसेस भी कुछ होता है फाइनल में, है ना, और वर्क डन तो हो गए, तो आंसर सी हो जाएगा। चलो अब सही सब कोई दे रहा है, अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो यहाँ पे पता नहीं बच्चे जो है वो भागते जा रहे हैं, मतलब टेस्ट पार्टिसिपेट करना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको देखो पढ़े, आपको बाद में अगर आप परफॉर्म, पहली बात टेस्ट से जो बच्चा बस से मतलब बच रहा है ना, वो सोच रहा टेस्ट नहीं दूंगा, मैं बाद में लगा लूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टेस्ट से बच रहे हो इस सोच के कि चलो टेस्ट में बच जाता हूँ, तो आप समझ लो ऐसा एग्जाम में भी यही हाल होगा। यहाँ अगर आप इस टेस्ट से बच रहे हो तो एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो ये आप समझ लो आपका क्या, फिर बाद में दिक्कत होगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो या तो पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो फिर फालतू का टाइम बर्बाद करो, पढ़ाई में फोकस करो। अगर आप पढ़े हो अच्छे से पढ़ो, टाइम बिल्कुल कम मिल रहा है, बच्चे यहाँ पे 8 आए 10 आए 12 आए फिर गायब होके और कम हो गए, है ना। तो आप लोग ध्यान दो पढ़ाई में। चलो इसका आंसर बताइए, क्या बोला गया, इफ द सीपी इज द स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एंड सीबी इज द स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, देन तो यू नो दैट सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी, एक सेकंड यहाँ दिख नहीं रहा है, ये सीपी होगा, ठीक है, तो यहाँ सीबी है, तो सीपी मेरा बड़ा होता है सीबी से, राइट। इसलिए तो हम लोग लिखते हैं आर इक्वल टू सीपी माइनस सीबी। तो सीपी से क्यों घटाते सीबी को, बिकॉज यहाँ पे सीपी बड़ा होता है, और हम लोग गामा इक्वल टू भी लेते हैं सीपी बाई सीबी, तो सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन। चलिए वेरी नाइस, करेक्ट आंसर आप सभी का जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्या, दिव्या चौबे, स्वाति, ठीक है, चलो गुरुदयाल करेक्ट आंसर है 39। यहां बोला गया डायमेंशन बताइए एंथैल्पी का क्या हो जाएगा। एंथैल्पी का यूनिट क्या होगा बताइए। देखो यहां से बच्चा फंसेगा कि कैसे निकालेंगे। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी एक तरह का एनर्जी है ना,
राइट, एनर्जी है। और हम लोग जो डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, किस किस एनर्जी का बात करते हैं, या तो हीट एनर्जी का बात करते हैं, या फिर बात करते हैं हम लोग कौन सा एनर्जी का, वर्क एनर्जी का। तो है तो एनर्जी ही, तो जो मेरा इंटरनल एनर्जी रहे या वर्क डन रहे यूनिट होगा, वही मेरा हीट एनर्जी का भी होगा, वही मेरा एंथैल्पी का भी होगा, क्योंकि है तो एनर्जी ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन का, क्योंकि वही वर्क डन होता तभी मेरा जाएगा ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब मेरा बात समझो, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात किया गया किसका, फोर्स का। फोर्स का क्या हो जाता है बताइए, न्यूटन। वर्क डन का डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर, और न्यूटन जो लेते हैं, न्यूटन क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, mlt-2 हो जाता है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या लेते हैं बताइए, एल लेते हैं ना। तो क्या आ जाएगा बताइए यहाँ फटाफट, एल mlt-2। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। दिव्या का करेक्ट आंसर है, दिव्या एच का, स्वाति सिंह का करेक्ट है, सी आंसर नहीं होगा। सी क्यों होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स का क्या होता है बताइए, mlt-2, ये तो पता है ना, ये तो पता है ना, फोर्स का क्या होता है न्यूटन का, एंड डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एल जुड़ जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। या अगर आप फोर्स का भी निकालना चाहते हैं तो बच्चा वाला चीज हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 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 को किससे हम लोग मेजर करते हैं, केजी से, है ना। और अब बात करो एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का क्या था, चेंज इन वॉल्यूम। तो इस तरह निकालो, आपको ऑटोमेटिक पता है, चेंज इन वॉल्यूम यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है मेरा एक्सेलरेशन। अब मास का लिखते हैं एम, केजी एम से लिखते हैं, यूनिट हम लोग हमेशा किससे लेते हैं, एमएलटी से लेते हैं, तो केजी का मास हो गया, है ना। अब बात करते हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या जाता है, चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर, क्योंकि एक टाइम पहले से ही है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फिर और एक टाइम जुड़ गया, इतना हो गया, तो इतना जुड़ गया। अब इसका तो एम पहले से था, डिस्टेंस, डिस्टेंस को इससे मेजर करते हैं, लेंथ से, किससे, लेंथ से, तो एल आ गया, और टाइम को सेकंड से, यानी कि टाइम से मेजर किया जाता है, तो टी ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो t-2, तो यही तो मैंने निकाला था, mlt-2, तो हो गया फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या लेते हैं, एल लेते हैं, तो एल और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ml2t-2। समझ रहे हो मेरी बात, कितनी हुआ वर्क का, तो मैंने कहा वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंथैल्पी आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये भी एक तरह से वर्क लेके चलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, फ्लो वर्क लेके चलते हैं एंथैल्पी। मैंने नहीं बताया था कि जब कोई ओपन सिस्टम होता है, किसी भी ओपन सिस्टम के लिए, जैसे कोई नोजल है, तो नोजल से मेरा क्या होता है, मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करता है, सॉरी नोजल का इस तरह नहीं होगा, नोजल का अगर आप फिगर बनाओगे ऐसे बनाना, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, मैंने क्या कहा था, इसमें मेरा जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन सिस्टम वर्क डन जीरो होता है, मेरा होता क्या, सिर्फ और सिर्फ फ्लो वर्क होता है, तो एंथैल्पी हम लोग लेके चलते हैं फ्लो वर्क, और ये क्या था, U प्लस PV, तो एक तरह का ये भी वर्क ही होता है, तो जो मेरा वर्क का होगा यूनिट, वो एंथैल्पी का यूनिट होगा। समझने वाली बात है, मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं, जो बच्चा थ्योरी अच्छे समझा होगा, मैं आपको डिस्कस करा, इट्स अ टाइप ऑफ वर्क, फ्लो वर्क। इसलिए हम लोग इसमें जो लेते हैं नोजल वगैरह ओपन सिस्टम में, वो हम लोग जिसमें वर्क डन नहीं होता, सिस्टम जिसमें कोई टरबाइन नहीं घूम रहा, शाफ्ट नहीं घूम रहा, उसमें हम लोग सिस्टम वर्क लेके चलते हैं, सिस्टम वर्क लेके नहीं चलते, क्या लेके चलते हैं, फ्लो वर्क लेके चलते हैं, यानी एंथैल्पी लेके चलते हैं, राइट। इस तरह हम लोग बात किए थे कि भाई एक्सपेंशन में एंथैल्पी कांस्टेंट होता था, क्योंकि सिस्टम वर्क जीरो हो जाता है, समझ आया। चलो, तो आंसर यहाँ पे हो गया, क्यों हुआ, समझ आएगा क्यों ये एंथैल्पी मेरा वर्क डन के बराबर हुआ, ये भी मैं आपको समझाया, डायमेंशन कैसे निकला, ये भी क्लियर हो गया होगा ना। चलिए, बड़ा सा स्टेटमेंट है, पढ़ो और आंसर दो, है ना। यहाँ सिंपल देखो क्या बोला गया, कि हीट ट्रांसफर मेरा क्यू है, ठीक है भाई, वर्क डन मेरा डब्ल्यू है, ठीक है भाई, एंड जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो मेरा यू है, तो आपको सब दे दिया गया, क्यू, यू और डब्ल्यू, एंड ऑल आर जीरो इन केस, सबका सब जीरो कब होगा वो आप बताओ मुझे, सबका सब जीरो का, यानी कहने का मतलब कोई ऐसा प्रोसेस यहाँ पे होगा जिसमें मेरा जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, नेट वर्क डन होता है वो जीरो होता है, और जो मेरा इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो भी मेरा जीरो होता है, क्योंकि ये दोनों अगर जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा डी भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल Q इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, तो अगर मेरा ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ऑटोमेटिकली डी भी जीरो हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट, बिकॉज यू माइनस यू टू इक्वल टू जीरो, यानी कि यू टू इक्वल टू U1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पकड़ना है कि बताइए कौन सा प्रोसेस यहाँ पे ये तीनों जीरो हो जाएगा, बताओ वो प्रोसेस कैसा था, और उस प्रोसेस का यहाँ पे आपको पढ़ के आंसर बता करना। चलो देखते हैं इसका आंसर कितना बच्चा कर पाता है, मैं जानना चाहता हूँ। चलो आंसर करो फटाफट। आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए,
कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे हीट ट्रांसफर, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी जीरो होता है? चलो भाई 17 बच्चा लाइव है, लेकिन आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है। और लाइक भी कर दिया करो, सेशन को लाइक भी करते रहो। देखो अब मैं आपको बताता हूं, कोई आंसर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ आ रहा है। चलो आंसर जो है डी आ रहा है, इंडियन इवेंट्स का गलत आंसर है। सत्या आपका भी गलत आंसर है। आप जैसे स्टूडेंट अगर आप गलत आंसर करिएगा तो कैसे चलेगा? आंसर इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब मैं आपको बताऊंगा ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा। पहले आप समझो कि सी क्यों होगा। भाई साहब एक चीज मुझे बताओ, याद है मैंने कहा था एक फ्री एक्सपेंशन है ना, याद है कि नहीं बताइए? मैंने क्या था, फ्री एक्सपेंशन में होता क्या है कि मेरा एक इस तरह का कोई प्रोसेस होता है जिसमें मेरा पिन होल रहता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैस जाता है, और अंदर में वैक्यूम रहता है। अगर वैक्यूम अंदर में रहता है यानी कोई गैस, यहाँ पे एयर पार्टिकल नहीं है, कोई एयर वगैरह है नहीं, एयर वगैरह नहीं है जो रेजिस्ट इसको कर रहा है, जो गैस मेरा यहाँ से पार हो रहा है। तो कोई एयर अगर रहता तो उसको डिस्प्लेसमेंट करता, धकेलता, तो डिस्प्लेसमेंट होता। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो वर्क डन होता। तो चूंकि वैक्यूम में गैस जाता तो कोई रोकने वाला नहीं होता, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई रेजिस्ट कर नहीं रहा, दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्क डन हो जाता है जीरो। अच्छा इसके अलावा हम लोग इंसुलेटर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो हीट ट्रांसफर भी होगा वो भी हो जाएगा मेरा जीरो। दो तो चीज जीरो हो गया। जैसे दोनों जीरो मेरा हुआ वैसे ही यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है कि डेल क्यू इक्वल टू हो जाता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, मेरा डी यू भी जीरो हो गया। तो यानी कि यहाँ देखो ध्यान से, अ रिजिड वेसल कंटेनिंग अमोनिया गैस कनेक्टेड थ्रू अ वाल्व टू एन एवैक्यूएटेड रिजिड वेसल, एवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम, तो भाई वैक्यूम है, वर्क डन हो गया जीरो। फिर कहा गया रिजिड वेसल, द वेसल वाल्व एंड द कनेक्टिंग पाइप विल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब नेट जो आपका हीट ट्रांसफर है वो भी हो गया जीरो, एंड द वाल्व बीइंग ओपन एंड आफ्टर अ टाइम कंडीशन थ्रू टू वाल्व बिकम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो रहा है, इट मींस यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। नेट जो हीट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो टेम्परेचर भी सेम रह रहा है, कोई कंडीशन का चेंज, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो ही गया। समझ आया? अब बात करते हैं ए नंबर में। भाई इजिड वेसल बोला गया इतना डिग्री सेल्सियस से लेफ्ट इनटू द एटमॉस्फेयर विथ इतना, भाई चेंज तो टेम्परेचर यहाँ हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा, तो बोला गया यू जीरो, तो ए नहीं हुआ। बात करते हैं बी नंबर का। 1 kg गैस है कंटेनिंग इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर तो बोल गया है, मतलब नेट मेरा जो हीट ट्रांसफर वो जीरो हो गया, ठीक है भाई। लेकिन क्या बोला गया, एक्सपेंडिंग इन अ पिस्टन मूव स्लोली, अगर मेरा पिस्टन मूव कर रहा है, पिस्टन मूव कैसे करेगा, जब मेरा हवा जो है या गैस वो धक्का लगाएगा, पिस्टन मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जहां डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्क डन भी होगा, तो वर्क डन तो जीरो बोला गया, इसलिए बी नंबर नहीं होगा। बात करते हैं सी डी का। 1 kg ऑफ गेयर एडियाबेटिकली, ठीक है भाई, एडियाबेटिक का तो बात करा गया है कि यहाँ पे नेट जो मेरा क्या होगा, हीट ट्रांसफर वो जीरो है, ठीक है भाई, एडियाबेटिकली फ्रॉम एटमोस्फेयर इनटू द प्रीवियस एवाक्यूटेड वाटर, प्रीवियस एवाक्यूटेड है, एवैक्यूटेड आप बोलेंगे सर जी एवैक्यूटेड यानी कि वर्क डन तो यहाँ जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में खुला है, समझ आया, एटमॉस्फेयर खुला है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेम नहीं कहा गया, यहाँ पे देखो कहा गया एंड दी, लास्ट में एंड दी सी नंबर में, दी वाल्व बीइंग ओपन एंड आफ्टर अ टाइम कंडीशन थ्रू द टू वेसल बिकम यूनिफॉर्म, तो ये कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसको बताइए, बोला गया प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर, किसका बात करेगा, प्रेशर का, टेम्परेचर का, डेंसिटी का, ये सभी थर्मल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, क्लियर सर। चलो तो ये सब का सब क्या मेरा पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है या साइक्लिक फंक्शन है या रियल फंक्शन है, बताओ बताइए।
वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर है। पाथ पॉइंट फंक्शन है, पाथ में बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ये सभी का सभी मेरा पॉइंट फंक्शन हो जाता है, पॉइंट फंक्शन, राइट। पाथ फंक्शन में कौन कौन सा आ जाता है? हीट एंड वर्क। और जो मेरा पॉइंट फंक्शन होता है वो सिस्टम का क्या होता है? प्रॉपर्टी भी होता है, इसलिए कहा गया प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। और जो मेरा पॉइंट फंक्शन होता है उसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, इसलिए इसको डी से लिखा जाता है, जैसे डीपी, डीटी, डी रो, है ना, डी रो, डीवी, इस तरह से लिखते हैं, राइट। इतना सब चीज आपको पता होना। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड मेरा करता है, इसीलिए लिखते हैं डीपी इक्वल टू P2 माइनस P1, dt इक्वल टू T2 माइनस T1, dv इक्वल टू V2 माइनस V1, डी रो इक्वल टू डी रो माइनस, राइट। लेकिन हम लोग इसको डेल क्यू को नहीं लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 ये नहीं लिखा जा सकता है, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा डेल से लिखा जाता है। डेल मतलब मेरा पाथ पे डिपेंड ये करता है। चलो इसका लगाइए, आप आंसर करिए, आंसर करिए फटाफट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, लेट मी नो कितना बच्चा इसका आंसर देता है। बोला गया ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑन द क्लोज वॉल्यूम या क्लोज सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय ट्वाइस। इंटरनल एनर्जी जो है ना वो मेरा इंक्रीज हो रहा दुगना, द यूनिट देन द हीट एडेड, ठीक है भाई, ट्वाइस द यूनिट देन द हीट एडेड टू इट, इट इज इम्पॉसिबल ड्यू टू, या पॉसिबल ड्यू टू, किसके चलते पॉसिबल है बताइए। क्या बोल रहा है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है बाय ट्वाइस। तो बताइए किस कंडीशन में ये हो सकता है? सोच समझ के बोलना। स्वाति सिंह आपका करेक्ट आंसर नहीं है, मैं बता देता हूं, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर इसका, सी बिल्कुल भी आंसर इसका नहीं होगा। चलो यहाँ पे द इंडियन इवेंट्स का सी आ रहा है, दिव्या चौबे का सी आ रहा है, वेरी गुड, सब करेक्ट आंसर बोलो, वेरी नाइस, वाह वेरी नाइस। यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा का करेक्ट आंसर आया, गुरुदयाल का, सिर्फ गुरुदयाल का करेक्ट आंसर आया डी। अब वो अगर सही एक्सप्लेनेशन समझे हैं तभी इसका वो आंसर दे पाए हैं, बाकी सत्या का भी अगर ऐसा कहा जाए तो डी आंसर बोल आ रहा है, यानी वो भी करेक्ट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। समझो क्वेश्चन को, समझो। कहा गया इंटरनल एनर्जी जो है वो मेरा इंक्रीज हो जा रहा है। एक चीज मुझे बताइए, मैंने कहा था, पहले आप ये समझो कि मैंने कहा था वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर मेरा सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम पे काम हो रहा है, तो ये क्या कहा जाता है? ये नेगेटिव कहा जाता है ना, वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम मेरा पॉजिटिव होता है, वर्क डन के द्वारा अगर काम किया जाता है तो उसको पॉजिटिव वर्क कहा जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये पता है ना, ये पता है, ठीक है। अब मेरा बात समझो, यहाँ पे क्या क्या क्लोज प्रोसेस के लिए बात करा गया है, क्लोज प्रोसेस के लिए बात करा गया है, क्लोज प्रोसेस इंटरनल एनर्जी जो है वो मेरा इंक्रीज बाय ट्वाइस एंड देन द हीट एडेड, ठीक है, ओके, इट इज पॉसिबल ड्यू टू। तो मेरा बात समझो, अगर यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, परफॉर्मिंग अ शाफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम, किसमें हो रहा है? सिस्टम पे काम हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो मैंने इक्वेशन लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा जाता? अब बताइए सर जी, आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे जो हम लोग हीट देते हैं ना, हीट से हम लोग काम करवाते हैं, क्या करवाते हैं? वर्क डन लेते हैं, काम होता है, हीट देके सिस्टम से काम करवाते हैं, और जो बच जाता है ना सर जी, वो मेरा सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। अब अगर मेरा वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ध्यान से पकड़ना इस वाले पॉइंट को, ऑन द सिस्टम होगा, तो ऑन द सिस्टम में क्या होता है? नेगेटिव वर्क होता है। अगर नेगेटिव वर्क होगा तो बाय द सिस्टम जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है मेरा वर्क निकल रहा है, ये कहा जाता है मेरा वर्क, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है ना, वो अगर सिस्टम पे ही काम कर रहा है
तो उसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने लगेगा। आप सोचो कोई ऐसा इंजन है जो काम कर नहीं रहा है, वो उसी में उल्टा काम कर रहा है, तो सिस्टम गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर होता है फंक्शन इंटरनल एनर्जी का, तो यानी उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो अगर मेरा सिस्टम ऑन द मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे होगा माय डियर स्टूडेंट ये ना कि जो भी हीट हम लोग देंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहाँ जाएगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगा देगा। ये कम से कम मेरा देगा, ज्यादा मेरा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, मतलब हीट मेरा अधिकतर खपत होगा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब सिस्टम पे ही काम हो रहा है, तो सिस्टम में कितना काम करोगे तो गर्म हो जाएगा ना भाई साहब, समझ रहे हो कि नहीं, वो गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा डी नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, कि काम अगर करवाओगे तो वर्क डन है, तो बोला ऑन द सिस्टम हो रहा, इनके उस पर काम मेरा क्या होगा, तभी जाके इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, इसलिए कहा गया ट्वाइस द इंटरनल एनर्जी। भाई इंटरनल एनर्जी कम से कम चाहिए, मुझे वर्क डन निकालना है, जो बच कुछ जाता है ना वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ने में। लेकिन ये हो रहा जैसे इंजन आप चलाते हो, तो इंजन जैसे जनरेटर चलाते हो, जनरेटर क्यों चला जाता है, जनरेटर से मेरा डीजे बजता है, जनरेटर से घर चलता है, लाइट चलता है, लेकिन जनरेटर भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। अगर जनरेटर खराब हो जाएगा तो पता चलेगा कि वो जल जाएगा, कि कब जलता है, जब वो काम सही तरह से सप्लाई नहीं कर पाता, जब वर्क डन जीरो देता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इतना कि जल जाएगा या खराब हो जाएगा, आग लग जाएगा, कुछ तरह का चीज हो जाएगा, समझ रहे हो, तो यानी उसका इंटरनल एनर्जी दुगना हो जाता है, दुगना या तीन गुना जो भी बोले, ये ऑन द सिस्टम पे काम हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, दैट्स व्हाई उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वर्क डन कम करके हीट बढ़ रहा है उस सिस्टम का, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी योर डी नंबर। ठीक है, परफॉर्मिंग ऑन द शाफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम। चलो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 45, बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए मुझे। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर जो आ चुका है, ठीक है, प्रेशर। देखो यहां पे बोला गया था मैक्सिमम वर्क बाय एन एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ ए गैस इन द क्लोज सिस्टम। मैंने कहा था ना जो वर्क डन होता है, पीडीवी वर्क हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि बात करा गया फॉर अ क्लोज सिस्टम, तो वी नो दैट फॉर अ क्लोज सिस्टम जो वर्क डन हो जाता है वो मेरा होता है पीडीवी। क्या होता है, पीडीवी होता है। अब यहाँ पे सारे प्रोसेस जैसे कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है, मेरा हो जाता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर आ जाता है मेरा सेकंड नंबर में आइसोबारिक, क्या आ जाता है, आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। फिर थर्ड नंबर आ जाता है क्या मेरा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर फोर्थ नंबर में जाता है मेरा क्या, आइसो एडियाबेटिक बोल लो डायरेक्ट, है ना, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एंड फिफ्थ नंबर में पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक मतलब पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने कहा था कि अगर इसमें मैं पीवी डायग्राम बनाता हूं प्रेशर एंड वॉल्यूम का और एक्सपेंशन प्रोसेस को दिखा रहा हूं, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम का भी इंक्रीज करेगा जब मेरा इस तरफ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कांस्टेंट प्रेशर का, तो ये तो लाइन ऐसा हो जाएगा, ये हो गया मेरा किसका, कांस्टेंट प्रेशर का। अगर बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम का तो नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और बाकी प्रोसेस इसके बीच में लाई करेगा। और मैंने कहा था कि जब हम लोग पॉलीट्रोपिक, सारे के सारे प्रोसेस पॉलीट्रोपिक होता नहीं, पी वी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम लोग लेके चले थे ना। और मैंने कहा था एन में क्या लेके चला था, आपको लोग को याद होगा तो। और जब मैं के का वैल्यू को अलग अलग पुट करता हूँ तो सारा का सारा प्रोसेस दिखता है, इसीलिए ये जो हम लोग लेते हैं ना पॉलीट्रोपिक का, ये इक्वेशन होता है किसका होता है, पॉलीट्रोपिक होता है। तो मैंने कहा था कि ऑल प्रोसेस आर, ऑल प्रोसेस जो होता है आर होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। जैसे अगर बात करेंगे के का वैल्यू हम लोग अगर जीरो पुट कर देते हैं, तो जैसे मैं जीरो पुट कर देता हूं तो वी पे पावर जीरो यानी हो जाता है मेरा प्रेशर कांस्टेंट, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसो बारिक कह देते हैं। क्या बोलते थे इसको, आइसो बारिक कह देते हैं। अगर के का वैल्यू हम लोग वन पुट कर देते हैं
तो पी वी पे पावर 1 यानी पी वी पे पावर यानी कि ये मिल जाएगा मेरा पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके लिए हो जाता है? आइसोथर्मल के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए। अगर मैं बात करूंगा के का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलते हैं? हम लोग लेके चलते हैं एन, तो हो जाता है क्या मेरा पॉलीट्रोपिक। तो पॉलीट्रोपिक में क्या करते हैं? पी वी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। अगर के का वैल्यू हम लोग गामा लेते हैं तो क्या मिल जाता है मेरा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के क्या करते हैं? पी वी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम लोग के का वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हैं तो यू नो दैट पी वी पर इन्फिनिटी अगर करेंगे तो इन्फिनिटी सी, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या निकाले थे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मैं करता हूँ कि पी, अगर मैं भी इन्फिनिटी इक्वल टू करता हूँ सी बाई आपका प्रेशर, और इन्फिनिटी अगर इसके हटा के तो 1 बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाता है मेरा 0, यानी कुल मिला के वॉल्यूम मेरा हो जाता है कांस्टेंट। तो ये हो जाता है मेरा आइसोकोरिक। समझ में मेरी बात? ये सारे प्रोसेस मैंने बता दिया आपको के का वैल्यू। तो ध्यान दो के का वैल्यू सबसे कम किसका है? अगर मैं यहाँ पे रेड कलर से आपको दिखाऊं तो के का वैल्यू सबसे कम मेरा 0 है। किसके केस में? कांस्टेंट प्रेशर के केस में। यानी यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा हो जाता है जब हम लोग के का वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं। किसके केस में? कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। तो ये हो जाएगा के का वैल्यू क्या? इन्फिनिटी। तो भाई साहब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बढ़ा, इंक्रीज हो रहा, मतलब इससे आ रहा ना इस तरह, तो मेरा क्या हो रहा? मेरा के का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और एक्सपेंशन तो है ही, क्योंकि देखो सबका एरो किधर जा रहा है? इधर से इधर जा रहा है। तो देखो धीरे धीरे वॉल्यूम मेरा बढ़ते जा रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। यानी कि बाकी सभी प्रोसेस इसके दोनों के बीच में लाई करेगा। भाई मिनिमम होता है 0, मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी। तो तीनों प्रोसेस जो होता है बाकी, जैसे यहाँ पर बात करें आइसोकोरिक का एंड आइसोबारिक का, तो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक इसके बीच में आ जाता है। 3 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 एंड 3। तो बात करते हैं 0 से बढ़ेगा, तो 0 से बड़ा मेरा क्या था? पहले था के का वैल्यू 1, तो यह आ जाता के का वैल्यू 1। ये के का वैल्यू किस में आ जाता है? जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में। फिर के का वैल्यू हम लोग लेते हैं क्या? एन। मैंने कहा था कि एडियाबेटिक इंडेक्स आपका गामा का वैल्यू 1.41 होता है, और मैंने कहा था ये 1 से बड़ा होता है। देखिए 1 से बड़ा 1.4 है, लेकिन एन का वैल्यू जो होता है वो 1 से बड़ा तो होता है लेकिन गामा से छोटा होता है। भाई 1 का वैल्यू 1 रहा है और एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू 1.4 रहा है। इट मींस एन का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी एन पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है मेरा क्या? के का वैल्यू एन। यानी कि किसका प्रोसेस हो गया? ये पी वी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट पॉलीट्रोपिक। और एन का वैल्यू मान लो 1.3 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, और एडियाबेटिक 1.4, यानी इसके बाद आएगा के का वैल्यू क्या? गामा। ठीक है, यानी पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक। और लास्ट आ गया मेरा ये। अब इसमें बात करेंगे सर जी वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा था फॉर अ क्लोज प्रोसेस वर्क डन किसके लिए लेते हैं? पीडीबी हम लोग क्लोज के लिए लेते हैं। तो क्लोज के लिए वॉल्यूम वाले साइड में, कौन सा साइड में भाई? तो मैं बात करता वॉल्यूम साइड में। वॉल्यूम साइड में कितना कवर कर रहा है एरिया को, वही वर्क डन देता है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर का। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर का बात करता हूं, ये रहा कांस्टेंट प्रेशर। देखो कितना कवर एरिया कर रहा है, यहां से लेकर यहां एरिया कवर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा तो यही कवर कर रहा है ना एरिया को। क्योंकि अगर बात करेंगे आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल सेकंड नंबर में है, तो चलो ब्लू कलर से दिखा देते हैं। ये के का वैल्यू 1 इक्वल टू था मेरा आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल कितना कर रहा है? इतना कर रहा है, इतना कर रहा है। तो भाई कांस्टेंट प्रेशर से तो कम ही कर रहा है, इससे और कम कौन करेगा? इससे और जो कम कर रहा है ना, वो मेरा कर रहा है कौन? मेरा पॉलीट्रोपिक। की पॉलीट्रोपिक इससे भी नीचे है ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला इससे भी कम कर रहा है। इससे भी कौन कम करेगा? इससे भी जो कम मेरा कर रहा है वो मेरा कौन कर रहा है? आइडियाबेटिक, क्योंकि एडियाबेटिक इससे भी नीचे है मेरा पीला वाला। और सबसे कौन कम करेगा? सबसे जो कम करता है ना मेरा काम, वो कौन करता है? मेरा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक, क्योंकि एक लाइन आता है, एक लाइन मतलब वॉल्यूम साइड में कोई एरिया ही कवर ही नहीं कर पाएगा। भाई एक लाइन कितना ही कर पाएगा? यानी सबसे ज्यादा जो आपका कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम वर्क होता है किसके केस में मर रहा है? कांस्टेंट प्रेशर के केस में। और अगर मिनिमम कहा जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। इसके केस में मिनिमम हो रहा है और इस केस में मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर बीच में भी कहा जाए तो याद रखना सबसे ज्यादा कांस्टेंट प्रेशर का, सबसे कम कांस्टेंट वॉल्यूम का, उससे भी ज्यादा कांस्टेंट प्रेशर से ज्यादा आइसोथर्मल का, उससे ज्यादा पॉलीट्रोपिक का, मतलब सॉरी कम में बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रेशर का, फिर उससे कम मेरा आइसोथर्मल, उससे कम पॉलीट्रोपिक, उससे कम एडियाबेटिक, और सबसे कम मेरा आइसोबारिक। किस केस में? एक्सपेंशन, वॉल्यूम धीरे धीरे सबका देखो बढ़ रहा है। वॉल्यूम सबका यहाँ पे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। वॉल्यूम बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, सबका वॉल्यूम बढ़ ही रहा था क्योंकि सब मेरा वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा था। राइट? तो इस केस में हो जाता मेरा मैक्सिमम, इस केस में हो जाता मेरा मिनिमम। क्लियर हुआ? पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को रिवीजन करवा दिया। क्लियर? चलो, तो ये सब आपको आना चाहिए, सब आपको आना चाहिए रिवीजन। जैसा मेरा टिप है ना, आपको भी पूरा का पूरा सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए। 5 मिनट में सारा चीज आना चाहिए। अगर कोई वर्कडन भी पूछे सब आना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखो, लगाओ इसका। और आंसर सिर्फ 2 बच्चा का ही आया था, सत्या का, गुरुदयाल का। बाकी जो है
उनका आंसर नहीं आया, ना दिव्या का आया, चौबे का, ना दिव्या एच का आया, ना ही अगर मैं बात करता हूँ स्वाति का आया, ठीक है, ना ही गुरुदयाल का आया। तो आप लोग सबको जो है वो चीजों को रिवीजन करो, बार बार देखो, टाइम लो, रिवीजन करना बहुत मस्ट है। चलिए इसका बताइए तो फटाफट। क्या बोला गया, हीट ट्रांसफर बात करा गया ना, इक्वल टू वर्क डन। बताइए कौन सा प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस के लिए जो मेरा हीट सप्लाइड होता है डेल क्यू, ये इक्वल टू होता है डेल डब्ल्यू का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्वियसली बात है, जहां पे डी यू मेरा जीरो होगा वही होगा ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो बोल रहा कि ये मेरा ये जीरो जैसे हो जाएगा ऑटोमेटिक मेरा डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा। तो डेल यू जीरो कब होगा बताइए। देखो यहाँ पे आंसर जो है, अब सत्य बताइए आपने जो है ए आंसर क्यों करा, आइसो वॉल्यूम क्यों बताया माय डियर स्टूडेंट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जस्ट बताया कि मेरा इंटरनल एनर्जी जब जीरो होगा तभी ना होगा डियर, इंटरनल एनर्जी जैसे जीरो हो जाएगा वैसे मेरा आइसोथर्मल बन गया, आइसोथर्मल हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया यानी टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर अगर जीरो हो जाएगा T2 इक्वल टू T1, तो भाई ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू U1 हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी योर सी नंबर। आप आइसोकोरिक बोले थे, चलो मैं वर्क डन बता ही देता हूँ सबका, चलो ये भी रिवीजन करवा देता हूँ। चलो मैं बात करता हूँ क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है, क्लोज सिस्टम वर्क डन सबका सुन लो, ये भी रिवीजन करवा देते हैं। देखो बात करते हैं आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट के लिए क्या हो जाता है मेरा वर्क डन, तो वर्क डन हो जाता है मेरा P कांस्टेंट रहता और वॉल्यूम चेंज होता है 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक dV। तो क्या हो जाता है मेरा वर्क डन P V2 माइनस V1। अच्छा ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्या, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट क्या हो जाता है मेरा PdV वर्क फिर से लेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा बताइए, वर्क डन P इंटू डीवी तो जीरो हो जाएगा, इंटू यहाँ पे जीरो यानी कि वर्क डन मेरा जीरो हो जाता है इन केस ऑफ आइसोकोरिक। बात करते हैं आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, इसके लिए आपको याद होगा मैं डेरिवेशन करवाया था कि वर्क डन क्या निकल जाता है मेरा, निकल जाता है पीवी इक्वल टू एमआरटी ले लो, या मान लो पीवी मान ले पीवी एलएन V2 माइनस V1, या फिर एक प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं इसको P1 V1 ln V2 माइनस V1, या फिर अगर मैं और एक ले लेता हूं कि P2 V2 ln V2 माइनस V1, ये भी आप कर सकते हो, या तो ये या फिर ये, ठीक है, या फिर ये कुछ भी आप कर सकते हो। अच्छा और अगर PV इक्वल टू मुझे पता कि PV इक्वल टू होता है MRT, तो चाहे तो आप ये भी कर सकते हो वर्क डन इक्वल टू MRT ln V2 माइनस V1, आप ये भी चाहते हो वर्क डन हो गया मेरा क्या सब आइसोथर्मल का। इसके अलावे मुझे पता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी जानता हूं तो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो मैं पीवी इक्वल टू एमआरटी अगर लिखता हूं तो टेम्परेचर हो गया मेरा कांस्टेंट और आर मेरा पहले से कांस्टेंट है, एम भी यूनिट मास के लेंगे कांस्टेंट, तो तीनों कांस्टेंट, तो बच गया क्या पीवी यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एक प्रोसेस के लिए। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन निकालता हूँ P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1, तो जहां पे मेरा V2 बाई V1 है ना उस जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इस जगह में पुट कर सकता हूँ क्या P1 बाई P2 भी, तो इस जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो MRT ln P1 बाई P2, ये हर जगह पे पुट कर सकते हो, आप यहाँ भी पुट करो यहाँ भी पुट करो, जहां भी आपका V2 बाई V1 है वहां पे हम लोग P1 बाई P2 को वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये सब हो गया मेरा आइसोथर्मल का। अच्छा अगर बात करें फोर्थ नंबर में क्या एडियाबेटिक का बात करते हैं, ठीक है, एडियाबेटिक का, एडियाबेटिक क्या था P1 V1 माइनस P2 V2, ये तो बहुत इजी है, गामा माइनस 1। और अगर बात करेंगे पॉलीट्रोपिक का, पांचवा नंबर है पॉलीट्रोपिक क्या जाता P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस 1, तो मैंने सारा वर्क डन भी बता दिया, क्लियर। तो ये आप समझ गए होंगे आइसोथर्मल के केस में मेरा क्या हो जाता है हीट सप्लाई इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। चलिए बच्चे यहाँ पे 19 बच्चा लाइक देख रहा है, 19-20 बच्चा अगर लाइक देख रहा है तो आप लोग सेशन भी लाइक करो,
और अगर आप लोग को ज्वाइन करना है क्लासेस तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग का जो है शायद ऑफ भी चल रहा है, आप लोग एक बार बात कर लेना, ठीक है, कि बहुत अच्छा वैकेंसी आप लोग को निकला है। चलो, तो ये सब मैं आपको बता रखा हूं। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। चलो मैं बता दिया, तो रिवीजन करवा रहा था। ये वर्क डन का यहाँ पे बात करा गया है, ठीक है, वर्क डन का यहाँ बात करा गया। देखो इतना कॉम्प्लेक्स तो आएगा नहीं, ये डी वाला आपका कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं बोलूंगा कि आप निकालो वर्क डन कहां से कहां तक, मैं बताता हूं। ए बी सी डी, डी तक आप निकालो, ठीक है। क्लियर क्लियर, चलो ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अगर ये इसको हटा देता हूं, ठीक है। आप वर्क डन सिर्फ निकालो किसका, इतना नहीं आएगा, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। आपको अगर पूछेगा ना तो पूछेगा इतना ही जितना मैं आपको बता रहा हूं। आप मैं एक सेकंड इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना ठीक करने दीजिए मुझे। हाँ, वर्क डन क्या निकालो मैं बता रहा हूं। वर्क डन आप ये मत निकालो, आप वर्क डन निकालो ए बी सी डी का निकालो, ए बी सी डी का वर्क डन निकालो, इतना निकालो। इतना आपको बोलेगा, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इतना आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो इतना निकालो, कैसे निकालो बताओ। चलो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका, आप थोड़ा मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल भी। चलो वैसे आप जो बोले ना, जिस आंसर के लिए बोले हैं, अगर डी वी ए जोड़ देते हैं तो फिर डी आपका करेक्ट है। आप रटे तो नहीं हो कितना जल्दी आंसर तो आएगा नहीं इसका, थोड़ा है लेंदी क्वेश्चन ये। चलो मैं दिखाता हूं, समझो कैसे। समझो, बात करा गया यहाँ पे क्या मेरा, कि भाई आप फिगर शो किया गया, पीवी डायग्राम दिया गया आइडियल गैस का, वर्क डन बाय अ गैस ऑफ अ प्रोसेस इतना, ओके। तो देखो ए से लेकर बी तक बात करते हैं, पहले हम लोग ए बी का बात करते हैं। वर्क डन ऑफ ए बी, वर्क डन ऑफ ए बी, वेग डी, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से कि प्रेशर तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना भाई, ये समझना। अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ ए बी का, ए बी लाइन इस तरह से, ए एंड बी लाइन है, और ये मेरा प्रेशर है और ये वॉल्यूम का लाइन है। तो देखो ध्यान से, प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट ही है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या दिया गया, पी दिया गया कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, लेकिन हाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। देखो बी में कुछ मेरा वॉल्यूम यहाँ पे भी है, और ए के जगह में यहाँ पे 2b वॉल्यूम है। सॉल्व किए हैं, वेरी नाइस डियर, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लो। अगर इतना अच्छा जल्दी सॉल्व करो दैट वेरी गुड, ठीक है, तब बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, V2 है, और आपका V यहाँ पे है। अब नाउ यहाँ पे पता चल गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग वर्क डन क्या निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, तो आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक। और आइसोबारिक में क्या हो जाता है मेरा, PdV हो जाता है, P इंटू V2, यानी V2 माइनस V1। वो आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरो किधर जा रहा है, ध्यान दो, एरो मेरा ए से लेकर बी तक जा रहा है, ए से लेकर बी तक, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम कौन सा हो जाएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे 2v हो जाएगा, और फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरा इनिशियल आई, और ये हो जाएगा फाइनल। और आपको पता है जो हम लोग लिखते हैं V2 माइनस V1, V1 मेरा V2 क्या, ये मेरा होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना मेरा P है, तो कि P का वैल्यू P पुट कर दो, और बात करें वॉल्यूम V2, V2 को जो मेरा V है, तो V माइनस 2v हो जाएगा। कोई गलती ये मत करना कि 2v माइनस v करना, ये गलती मत करना, क्योंकि ए से लेकर बी तक चल रहे हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम मेरा 2v है। तो हम लोग हमेशा प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर्टी लिखेंगे प्रेशर, तो P2 माइनस P1, अगर dv लिखेंगे तो V2 माइनस V1, अगर टेम्परेचर लिखेंगे तो T2 माइनस T1। और यहाँ पे क्या बताता ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल बताता, पहले हम लोग फाइनल लिखेंगे फिर बाद में इनिशियल, तो फाइनल क्या रहा, V हो रहा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मेरा वर्क डन जो निकलेगा ए बी के लिए, वो क्या निकल जाएगा, ए बी की निकल जाएगा V माइनस बी, यानी कि माइनस पीवी, माइनस पीवी। तो एक मेरा पारा निकल गया। अब बात करते हैं बीसी का, तो मैं बीसी का फिगर बनाता हूं। डी, वेरी नाइस डियर, राजेंद्र सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूं किसका, आपके बीसी का, जस्ट ए मिनट। तो बीसी का फिगर बनाते हैं, पी एंड वी यहाँ पे है, बीसी, तो बीसी कुछ इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी। इस बार देखो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो एक ही जगह पे आ रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, लेकिन अब प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, मेरा जा रहा है 2p तक फाइनल, और इनिशियल मेरा p है। अब देखो एरो जा रहा है ऊपर की ओर, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम मेरा दिस मच हो जाएगा, इनिशियल, और फाइनल क्या आ जाएगा 2p, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे आप लेकिन बोला गया क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब बात करा गया आइसोकोरिक का, तो आइसोकोरिक में वर्क डन तो मेरा जीरो हो जाता है, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम जीरो। यानी वर्क डन अगर मैं लिखूंगा, इसका वर्क डन क्या जाता, PdV, और dV यानी कि P V2 माइनस V1, यही तो आपका जीरो है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम को चेंज हो ही नहीं रहा। तो मेरा V2 इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 है, 30 माइनस 30 तो जीरो, तो यानी वर्क डन हो गया जीरो। तो भाई इसका तो टेंशन ही खत्म,
डायरेक्ट वर्क डन 0 हो गया मेरा, ठीक है। किसका 0 हो गया बताइए? मेरा जो 0 हुआ वो हुआ मेरा आपके BC का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं BC का वर्क डन आ गया मेरा 0, ठीक है। चलो BC। अब बात करते हैं हम लोग किसका, अब हम लोग लेते हैं CD, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अगर मैं बात करता हूं CD का, प्रेशर है, वॉल्यूम है, CND है, CND। यहाँ चेंज इन वॉल्यूम मेरा V है और जा रहा कहां तक, जा रहा मेरा 3V तक, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम इस बारी मेरा V है और फाइनल वॉल्यूम इस बारी है, क्योंकि एरो उधर जा रहा है, ठीक है। ओके, ये इनिशियल हो गया, मेरा फाइनल हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर से कांस्टेंट मेरा प्रेशर है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। लेकिन प्रेशर किसमें है, 2P में कांस्टेंट है ना। प्रेशर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 2P है, तो हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे 2P। तो क्या रहा, कांस्टेंट प्रेशर, तो वही मेरा PdV लगेगा फिर से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, WCD के लिए PdV। तो प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 3V - D। तो क्या मिल गया, P इंटू यहाँ मिल गया 2P। एक सेकंड, प्रेशर भी मेरा 2P है, प्रेशर भी 2P है और वॉल्यूम भी 2P, यानी कुल मिला के 2 × 2 4PV, 4PV। किसका वर्क डन, CD का। मैंने आपको CD तक ही निकालने बोला था, AB BC एंड CD। अब आप लोग निकालो, क्या करो, सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू मेरा निकल जाएगा वर्क डन ऑफ AB, ठीक है, प्लस वर्क डन ऑफ BC प्लस वर्क डन ऑफ CD। तो पहला का कितना निकला है, -PV, दूसरा कितना निकला है 0, और तीसरा का क्या निकला 4PV। तो यहाँ पे क्या कहा, 4PV में एक PV कटेगा तो निकल जाएगा मेरा 3PV। यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं बोला था DA को मत लेना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इतना आपको नहीं पूछेगा, उसके लिए इंटीग्रेशन का लंबा चौड़ा है, ठीक है। वो SSC JEE वाले को पूछेगा या RRB में, लेकिन आपको इतना टफ नहीं पूछेगा। मैं आपको उतना बता रहा जितना आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अगर बताया जाएगा ऐसा रहा तो मैं प्रैक्टिस में आगे पहले बताऊंगा कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, क्योंकि वो मैं तरीका अभी तक बताया नहीं हूँ, ठीक है। नहीं तो वो लगेगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं। तो यहाँ से अगर ये तक पूछता AB का, BC का, CD का या किसी एक का पूछता, आप आंसर आराम से निकालोगे। क्या क्लियर हुआ कि नहीं बताइए मुझे। तो हाँ, अगर ये D से लेकर तक जोड़ देता फिर आपका हो जाता D आंसर, लेकिन अभी उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर मेरा 3PV आएगा। क्लियर हुआ, एक बार आप लोग क्लियर करो, सो दैट मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। बताइए, एकदम बिल्कुल गुरुदयाल, ट्रायंगल रहे, रेक्टेंगल रहे, क्यूब रहे, कुछ भी तरीका अगर रहे तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ही फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। यस, बेसिकली अगर मैं इसका निकालता ना तो वही तरीके से निकाला, हाफ निकालता, चेंज इन प्रेशर निकालता, चेंज इन वॉल्यूम निकालता, ठीक है। इनटू प्लस कर देता चेंज इन वॉल्यूम प्रेशर का डिफरेंस, उससे निकल जाता आंसर। और उसको अगर करेंगे तो ये मेरा आ जाता, ठीक है। वो भी पता है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना फिर भी बताऊंगा जब ना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लो, पढ़ाएंगे थ्योरी, उसके बाद बताएंगे। अभी उस चीज को डिस्कस नहीं करा गया है, एरिया वगैरह कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, वो मैं बताऊंगा, तो मैं बता दिया जाएगा। आप टेंशन ना लो, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मेरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो जितना मैंने अभी तक बताया, क्या वो आप समझ आया कि नहीं। इतना समझ गए तो आप बोलिए यस सर क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो चलो इस क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तरह का अभी तक मैं एंट्रोपी के बारे में आप लोगों को बताया नहीं हूं, तो इसको बताना सही नहीं रहेगा। ना ही मैं TS डायग्राम के बारे में आपको बताएं, TS डायग्राम लोग खूब देखेंगे IC इंजन वगैरह में, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं क्वेश्चन लगाऊंगा, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज इसको मैं अभी तक आप लोग को बताया नहीं हूं, ठीक है, इसलिए मैं इसको सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा। दिव्या, और कैलकुलेशन तो क्लोज लूप के लिए होगा। देखो मैं क्या करा, मैंने करा कैलकुलेशन क्लोज लूप के लिए होता है। माय पॉइंट इज, अगर आपका स्ट्रेस स्टेट दिया रहता तो, मेरा बात समझ आया कि नहीं। अगर मान लेते कि AB से लेकर BC गया, B से CD गया और CD जाता और D से आके इस तरह A आके मिल जाता, ठीक है। उस केस में मैंने कहा ना इसको अभी छोड़ दो ना, मैंने ये नहीं बोला कि क्लोज लूप के लिए। अगर मान लो सिर्फ AB के लिए बात करता तो आप निकालने सक जाते ना, अगर सिर्फ BC के लिए बोलता निकालने सक जाते ना, अगर CD के लिए बोलता निकालने सक जाते ना। समझ आ, वी नो दैट क्लोज लूप, क्लोज लूप कहां बोल रहा हूं मैंने, मेरा बात समझ नहीं रहे। मैंने ये कहा कि अभी इस वाले के बारे में फॉर्मूला आपको नहीं बताया है, D से लेकर तक, ठीक है। इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, अलग तरीका का, ये मैं अभी तक नहीं बताया नहीं हूं, इसलिए नहीं अभी बताया। अगर कोई स्ट्रेट पूछ दे इस तरह का, अगर मान लो इस तरह का रहता, ठीक है, AB
सी डी। तो आप ए बी का निकालने जैसे बोल दिया, निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, उतना तो क्लियर हो गया। इसलिए मैंने बोला ए बी सी डी का निकल जाएगा ना। क्लोज लूप का होगा तो क्लोज लूप आपको ऐसा देगा, क्या दिक्कत है। फिर डीए निकाल लेना, जैसे आप बी सी को निकाले हो उस तरह डीए भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया। अभी मैं उसको नहीं बताया हूं इसलिए नहीं बता रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, बिकॉज इसको अभी तक मैं पढ़ाया नहीं हूं। टीएस डायग्राम अभी तक बताया नहीं गया, मैं आपको पीवी डायग्राम बताया हूं, और ना कि यहाँ पे कोई भी मैं आपको एंट्रोपी के बारे में बताऊं, चेंज इन एंट्रोपी के बारे में। तो ये मैं अभी तक आपको डिस्कस नहीं कराऊं, तो डिस्कस नहीं कराऊं फिर इजी क्वेश्चन रहे या टफ क्वेश्चन रहे। जब मैं पढ़ाया नहीं हूं तो मैं बताऊंगा उसको क्यों, जब पढ़ाया जाएगा तो क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर, ओके ठीक है। इसलिए चलो इसको अब बताओ। अब ये क्वेश्चन में बता रखा हूं तो इसको मैं बताऊंगा, टफ रहे या इजी रहे। अगर क्वेश्चन में बताया हूं तो उसको डिस्कस करूंगा। चलो बताइए। देखो पहली बात तो यहां पे बोला गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक में क्या यूज करेंगे हम लोग, आइसेंट्रोपिक में यूज करेंगे पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, उसको हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन ये समझना आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक भी बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है ना, तो फॉर अ प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, ये हो गया। तो बोला क्या है, द प्रेशर ऑफ अ मोनोटोमिक आइडियल गैस इंक्रीज बाय 0.5%। मेरा क्या हो रहा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं कि पहला जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं P होगा, फिर दूसरा जो प्रेशर P2 है वो इंक्रीज किया गया 0.5 से, मतलब कि मेरा P से बढ़ के कितना हो गया 0.5% मेरा P बढ़ गया। समझ रहे हो, P का 0.5% मैंने निकाला वो बढ़ गया। तो 0.5% आपको पता ना, परसेंट मींस क्या होता है, परसेंट मींस होता है देखो 0.5, और परसेंट, पर माने डिवाइड और सेंट माने 100। हमेशा देखना, अगर कोई बोलता है 20% उसका मतलब होता है 20 पर माने डिवाइड बाय सेंट माने 100, तो परसेंट इतना परसेंट मेरा बढ़ा हुआ। ये मैं इक्वेशन को तोड़ दिया। अब आप इसको कैलकुलेशन करो, जब आप कैलकुलेशन करोगे पी को कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, तो यू विल गेट यहाँ पे निकलेगा 1 क्योंकि देखो 100 है ना, तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे, चलो मैं पूरी तरह से कर ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 1.005 आ जाएगा, इतना मेरा P निकल गया। मतलब कि P2 जो मेरा निकला वो निकला 1.005 P। तो एक काम करता हूँ, बाकी सबको इरेज करता हूँ, मैं लिखता हूँ सिर्फ जो निकला मेरा वैल्यू। ठीक है, चलो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इन सबको। ठीक है, तो मेरा वैल्यू कितना निकला था, वैल्यू मेरा निकला था P2 इक्वल टू 1.005 P। ठीक है, ये मेरा P1 था, ये मेरा P2 था। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का भाई प्रोसेस के लिए लगा दो, फॉर अ प्रोसेस P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। ओके, अब मैं क्या कर दूंगा, प्रोसेस को एक साइड ले आऊंगा, यानी कि प्रोसेस P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 पे पावर गामा। तो यहाँ पे बोला गया क्या, द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, तो आपको वॉल्यूम के बारे में बोला, वॉल्यूम कितना डिक्रीज करेगा परसेंटेज में। टेक एक वैल्यू आपको ले लिया गया, अगर इसका वैल्यू रहेगा तो आपको यहाँ पे 625 आपको लेना है। ठीक है, ये बात की बात है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों। पहले वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम का वैल्यू निकालना, तो गामा को उधर धकेलना पड़ेगा। तो क्या जगह यहाँ पे V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P2, भाई गामा उधर चल जाएगा तो 1 माइनस गामा आ जाएगा, क्या जगह 1 माइनस गामा। नाउ यहाँ पे बात करेगा परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो बोला गया वॉल्यूम विल बी डिक्रीज इन परसेंटेज। तो अगर मैं परसेंटेज निकालना है डिक्रीज, तो कैसे करना, तो यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, भाई किसमें घट रहा, V1 से मेरा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, तो V1 मान लेते कुछ था, अब V1 में कुछ मेरा घट रहा है, तो वही निकालेंगे V2 चेंज को, और इंटू 100 कर देंगे फॉर परसेंटेज के लिए, तो ये मेरा अब निकल गया। अब इसको मैं V1 से डिवाइड अगर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस V2 बाई V1 इंटू 100। क्या यहां तक क्लियर हो रहा कि नहीं। चलो यहाँ पे आंसर बोल रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट सी, दैट इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सी नंबर में, राजेंद्र सिंह बिल्कुल आपका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। नाउ यहाँ पे आप क्या करो, बस सिंपल सा, अब यहाँ पे जो ये V2 बाई V1 का मैंने वैल्यू निकाला ना, उस चीज को वैल्यू को पुट कर दो, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा P1 बाई P2 पे पावर 1 माइनस गामा इंटू 100, क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज करो,
अब इसको थोड़ा मैं इधर ले जाता हूं, अब थोड़ा ध्यान देना। 1 माइनस P2 का वैल्यू कितना निकाला है 1.00, यहां देखो P2 का वैल्यू, ये मैं वैल्यू पुट कर दी 1.005P। एंड अगर बात करेंगे P1 का, तो देखो अगर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ P1 बाई P2, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ ना कि P1 बाई P2, तो P1 के जगह में मेरा P है और इसके जगह में 1.005P है, तो P से P खत्म हो गया, तो बचेगा क्या 1 बाई, तो डायरेक्ट मैं काम करता हूँ ना, डायरेक्ट वैल्यू उस तरह करके पुट कर देता हूँ, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 बाई आ जाएगा मेरा, जस्ट अ मिनट, क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 1 बाई 1.005, ठीक है ओके। अब बात किया गया इसके सर ऊपर में 1 बाई क्या है, यहाँ पे गामा है, तो गामा देखो मोनोएटॉमिकली के अलग होता है, डायटोमिकली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वैल्यू भी, ठीक है। देखो अगर आपका रहेगा ट्राइएटोमिक, पहले बात करते हैं कि मोनोएटॉमिक रहा, तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू क्या लेके चलते हैं 5/3 लेके चलते हैं 5/3। अगर रहेगा मेरा डायटोमिक, ये किसके लिए मोनोएटॉमिक, लिख दो यहाँ पे मोनोएटॉमिक। अगर रहेगा मेरा गामा का वैल्यू कितना 7/3, कितना 7/3, जिसका वैल्यू एक्चुअल में होता है 1.4, जो हम लोग एयर का भी लेके चलते इतना भी, ठीक है। ये किसके लिए फॉर डायटोमिक, डायटोमिक आपको दिख तो रहा है ना, आप लोग को दिख रहा होगा डायटोमिक। और गामा का वैल्यू अगर रहा कभी ट्राइटोमिक, तो उसके लिए लेते हैं 4/3, कितना लेते हैं 4/3, यानी कि बेसिकली ये 1.3 के आसपास होता है, किसके लिए आपका ट्राइएटोमिक गैस के लिए, सबका गैस का बात कर रहा है, डायटोमिक गैस, मोनोटोमिक गैस, है ना, ट्राइटोमिक गैस के लिए। तो यहाँ किसके लिए बोला गया मोनोएटोमिक, तो मोनोएटोमिक के लिए 5/3, तो 5/3 का वैल्यू भी आ जाता है लगभग 0.6 के आसपास, तो ये आ गया 0.6 इंटू 100, बस आप कैलकुलेट यहाँ पे करो, यू विल गेट 0.3। तो क्या आ गया आंसर मेरा सी नंबर, समझ आया, बस यहाँ पे यही चीज आपको करना था। अब बोलेंगे सर ये कहां दिया गया, जैसे आप इसको करोगे ना 1 माइनस 1.005 है ना, तो ऑटोमेटिक इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा ना वो 0.995 पे पावर भाई 1/6 है, तो 0.6 है, और इसका वैल्यू आपको बोला गया 0.997 लेने के लिए, तो 1 माइनस हो जाएगा क्या माइनस 0.997, तो इससे आपको वैल्यू जो मिलेगा वो 0.3 मिल जाएगा, इसीलिए ये चीज दिया गया है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, P1 समझ गए, P2 समझ गए, ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस अगर आपको आ गया तो चेंज इन वॉल्यूम फिर आप निकाल लोगे, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ये आपको बस आना चाहिए, बाकी आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर। और ये चीज को आपको यहाँ ना लिख लेना, मैं आपको यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, गामा का वैल्यू एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू जो है ना वो सबके लिए अलग अलग होता है, ये लिख लेना, फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, और मोनोएटॉमिक का होता है 1.4, और ये वैल्यू हम लोग लेते हैं किसके लिए एयर के लिए भी लेते हैं, क्लियर। चलो अच्छा, मोनोएटॉमिक 5/3 का वैल्यू मेरा 1.67 के आसपास आता है, तो भी ध्यान रखना, जैसे इसका वैल्यू 1.4, इसका वैल्यू 1.3, इसका वैल्यू 1.6, मोनोएटॉमिक के लिए 1.6, डायटोमिक के लिए 1.4 और ट्राइएटोमिक के लिए 1.3। चलो तो कभी कभी आपको बोलेगा कि एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू बताओ ट्राइएटोमिक के लिए कितना होगा, डायटोमिक कितना होगा, हर एक चीज का अलग अलग पूछेगा। देखो एक क्वेश्चन शायद आ भी गया, चलो एक क्वेश्चन आ भी गया, सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने जो बताया क्वेश्चन आ गया, चलिए इसका आंसर मुझे बताया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। चलिए इसका आंसर करिए तो आप लोग, बोला गया रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि बात कर रहा सीपी बाई सीवी का, यानी कि बेसिकली गामा का बोल रहा, गामा का वैल्यू क्या होगा किसके लिए ट्राइएटोमिक के लिए, ट्राइएटोमिक के लिए मतलब बोल रहा कि गामा का वैल्यू फॉर ट्राइएटोमिक, ट्राइएटोमिक, और गामा का वैल्यू मैंने बताया था आपको डाई एटोमिक के लिए भी, और गामा का वैल्यू होता है मोनोएटोमिक के लिए, मोनो एटोमिक के लिए। बी आंसर आ रहा है, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर आप लोग का सबका है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। कि मैंने बात करा था कि अगर बात करते हैं हम लोग किसका ट्राइएटोमिक का, तो ट्राइएटोमिक का वैल्यू कितना होता है बताइए 1.3 होता है, और ऐसे अगर रेशियो की बात करेंगे तो 4/3 हो जाता है। अगर कोई बोले डायटोमिक का वैल्यू तो 1.4 होता है, जो बेसिकली रेशियो होता है 7/5 का, और अगर बात करेगा कोई मोनोटोमिक का तो कितना होता है 5/3, यानी कि 1.67, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं आगे,
थ्रोटलिंग प्रोसेस का बात करा गया है। इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस विथ नेग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को भाई थ्रोटलिंग में आपको बताया था क्या था, थ्रोटल में क्या होता है बताओ। तो मैं आपको इसको बोलूंगा नहीं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्या उसमें सेम रहता बताइए मुझे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी हम लोग जीरो लेके ही चलते हैं, है ना। साथ ही साथ उसमें मेरा कोई वर्क डन वगैरह भी देखने को नहीं मिलता, कोई हीट ट्रांसफर भी इंसुलेटेड के चलते नहीं होता है। वेलोसिटी भी हो जाता है, वो भी हम लोग नहीं लेके चलते हैं, सेम लेके चलते हैं C1 = C2। जेड पोटेंशियल हाइट भी हम लोग Z1 = Z2 लेते हैं, ठीक है। बताओ उसमें होता क्या है मेरा। बी, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। वेरी गुड राजेंद्र सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। स्वाति सिंह आपका भी करेक्ट है, ठीक है। चलो वेरी नाइस। सत्य आपका भी करेक्ट आंसर है। चलो अब हम लोग कुछ ना और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगाएंगे जो थोड़ा सा है। सत्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं और डिस्कस करते हैं। दिव्या चौबे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिव्या एच आपका भी करेक्ट आंसर है, सभी का करेक्ट आंसर है। चलो सेशन को लाइक भी करो सर फटाफट, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो, आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो। चलो यहाँ पे आपका एक आया है पोकेस्टर, आपका भी करेक्ट आंसर है बी। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आप देखते हैं ये क्वेश्चन कितना लगा। देखो टाइम लो, क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। हड़बड़ा के बनाना आंसर नहीं है, ठीक है। आपको आराम से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, आराम से टाइम लेके क्वेश्चन को सोल्यूशन यहाँ पे करना है, ठीक है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को जो है ना वो डीजल साइकिल का बात करा गया, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी तक मैं डीजल साइकिल नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। डीजल साइकिल नहीं पढ़ाया, उसको उनको छोड़ दो, आप लोग छोड़ दो बताने के बाद। वैसे इजी है बट कोई नहीं। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। लिक्विड हैव लिक्विड हैव नो स्पेसिफिक हीट, या डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट सेम टेम्परेचर, या ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, या फिर टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। नो नो राजेंद्र सिंह गलत आंसर है, ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा। यस अब सही है, सबका करेक्ट आंसर है। देखो होता क्या, मैंने आपको बताया था कि जो आपका सॉलिड होता है, ठीक है। वेरी गुड, सबका सही है। पोकर केस्टर बिल्कुल सही है। अच्छा गुरुदयाल बोल रहे हैं क्या, क्या आप पोकर केस्टर, आप गुरुदयाल हो क्या, अलग आईडी से आए हो। दिव्या चौबे, स्वाति सिंह, रणदीप तिवारी, ठीक है। ऑल हैव करेक्ट आंसर। देखो होता क्या, सॉलिड रहे या लिक्विड रहे या गैस रहे, तीनों में हम लोग मोलिकुलर के बेसिस पे इसको हम लोग देखते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। सॉलिड में बहुत ही पास पास रहता है, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, ठीक है। और गैस में बात करेंगे बहुत दूर रहता है। होता क्या है कि इन दोनों में, सॉलिड और लिक्विड में, प्रेशर और जो वॉल्यूम है ये ज्यादा चेंज नहीं होता है जब हम लोग टेम्परेचर को वेरी कराते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं। बहुत करेंगे तो होगा लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होता है। ओके ओके गुरुदेव, ठीक है। ज्यादा नहीं देखने को मिलता मुझे डिफरेंस, ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों में ना अगर मैं प्रेशर लगाता हूं तो पार्टिकल्स अपने सटा सटा हुआ रहता है, तो ज्यादा इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सेम केस होता है लिक्विड के साथ, होता गैप लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन गैस में बात करेंगे काफी ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम रहता है। फोर्स कम होता है तो स्पेस ज्यादा होता है, तो जिसके वजह से इसमें काफी ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, इसलिए गैस को काफी कंप्रेसिबल कहा जाता है। एलपीजी गैस, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एलपीजी गैस जो होता है उसको कंप्रेस करके हम लोग लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, गैस से लिक्विड बना दे। क्यों? क्योंकि उस पे स्पेस रहता है, कंप्रेस कर देते हैं। तो इस गैस के अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ पे वेरी करता हूं ना, किसमें, अगर आप गैस में टेम्परेचर को ऊपर नीचे करोगे, बढ़ाओगे घटाओगे, तो प्रेशर और वॉल्यूम काफी ज्यादा चेंज होता है, काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। लेकिन लिक्विड सॉलिड में चेंज देखने को नहीं मिलता है जितना चेंज गैस में। इसीलिए इसका दो स्पेसिफिक मुझे मिलता है, सीपी एंड सीवी, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है। क्लियर?
तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर सी नंबर। चलो भाई बात करते हैं टोटल हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बताइए बताइए इसका आंसर। चलो आने लगा ए और डी, दिव्या डी बोल रही है वॉल्यूम, वेरी नाइस। वेरी गुड दिव्या करेक्ट आंसर, स्वाति करेक्ट आंसर, सत्या, दिव्या चौबे, राजेंद्र सिंह, ऑल हैव करेक्ट आंसर। सब जो है वो करेक्ट आंसर बिल्कुल दे रहे हैं कि बात करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम का ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है mCv/dt हो जाएगा, इजंट इट। मैंने आपको बताया था कि जो हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो डेल क्यू होता है वो एक हम लोग लेते, याद करो हीट ट्रांसफर मैंने बताया था कि हो जाता है इक्वल टू इंटरनल एनर्जी के बराबर, यानी कि डेल क्यू इक्वल टू डी हो जाता है। और मैंने बताया था आप लोग को, याद करो फॉर्मूला यूवी, 6 छक्के मारने वाले यूवी, तो यूवी के लिए क्या आ जाता है, यू अगर मैं लेता हूं यानी कि अगर डी यू लेता हूं तो हम लोग बात करते हैं एम सी यू वी डी टी, एम सी पी डी टी, राइट। क्योंकि मैंने कहा था कि हीट जो हम लोग लेते हैं, हीट किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस का। इन दोनों को अगर इक्वल कर देते हैं तो मेरा हीट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, राइट। और जब मेरा प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है सी, यानी एम सी डी टी हो जाता है। यही चीज हम लोग लिख रहे हैं, तो भाई डेल क्यू इक्वल टू डी यू हो गया, तो डी यू के चक्कर में ये चीज लिख सकते हैं, तो वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चलते हैं। और मैंने कहा था और एक चीज कि जब मेरा डेल क्यू इक्वल टू डी एच होता है एंथैल्पी के बराबर, तो डी एच इक्वल टू हो जाता है एम सी पी डी टी, क्या जाता है एक सेकंड, एम सी पी डी टी, यानी कि जब एचपी का लैपटॉप मैंने बताया एच वहां पे पी हो जाएगा। तो बात कर रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे दिया ही गया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्यू अगर नहीं भी रहता डी यू भी रहता तब भी करेक्ट आंसर होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी तो है, बाकी सब मैंने बता दिया। यहाँ पे बात कर रहे हो रणदीप तिवारी, ए आंसर भाई डियर, क्यों आंसर होगा, गुरुदयाल आपका भी करेक्ट है, ए क्यों होगा डियर, ये हो जाता है डीएच के टाइम पे, डीएच, ठीक है, डीएच यानी कि यहाँ पे डीएच जब होगा एंथैल्पी तब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो पकड़ना यार, देखो ये तो इतना टफ पूछा भी नहीं गया था, डायरेक्ट बोल दिया गया था कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो देखो यहाँ पे पकड़ो कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे ये बता रहा है स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये सीपी का बात करा गया, ये क्या है मेरा स्पेसिफिक हीट है, ये मेरा स्पेसिफिक हीट है किसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर में, राइट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करा गया, दैट्स व्हाई आंसर विल बी योर डी नंबर। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, पॉलीट्रोपिक वर्क प्रोसेस में बताइए एबीसीडी आंसर क्या होगा, बताइए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है बताओ मुझे। वैसे मैं आपको बता देता पहले, नहीं तो आप लोग दिमाग लगाओगे। वैसे यहाँ पे आंसर कोई भी सही नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ पे ना तो आपका ए आंसर सही है, ना बी है, ना सी है, ना डी है। लेकिन मैं बता देता जब क्वेश्चन आया तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हम लोग क्या लेके चलते हैं, पी वी पे पार एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं ना। तो फॉर अ प्रोसेस के लिए बात करेंगे यानी 1 से लेकर 2 तक, तो P1 V1 पे पावर n इक्वल टू P2 V2 पे पावर n। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ P1 डिवाइड बाई P2 तो क्या आ जाएगा, V2 डिवाइड बाई V1 पे पावर n, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सर जी ये आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे n को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरा V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2 मेरा 1 माइनस n। तो इस तरह का कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। देखो P1 डिवाइड बाई P2 पे पावर n तो है, 1 बाई n होना चाहिए, n माइनस वन नो नो, यहाँ पे कहीं भी जो आंसर है बिल्कुल सही नहीं दिया गया, तो कोई भी सही नहीं है। वैसे रिलेशन अगर ये रहता ना, या तो ये बोलता ऑप्शन में या फिर ऑप्शन में ये रहता तब जाके आंसर होता है, ये दिस और दिस। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला, दैट्स वाई देयर इज नो एनी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 64 की ओर, अब इसको देखो, सिक्सटी फोर की ओर हम लोग बढ़ते हैं एंड इस क्वेश्चन को लगाइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन क्या बोला गया कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इन टीएस। अच्छा, टीएस डायग्राम में अभी तक बताया तो आपको नहीं हूं, है ना। चलो अब यहाँ पे आप आंसर गलत भी करोगे तो आप लोग का गलती माफ है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन होगा। वैसे देखो होता क्या है ना, टीएस डायग्राम वैसे इजी है, कुछ टफ नहीं है, ये आप आंसर दे भी सकते हो। प्रेशर वॉल्यूम में दो ही कांस्टेंट होता है, एक लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल बताता है मेरा प्रेशर को कांस्टेंट, ये बताता है मेरा वॉल्यूम को कांस्टेंट। सिमिलरली जो टीएस होता है ना, बेसिकली टी बताता है टेम्परेचर का, ठीक है, और एस बताता है मेरा एंट्रोपी का। तो बात करा गया एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एंट्रोपी कांस्टेंट, है ना। तो ये हो जाएगा या तो ये या ये, तो ये तो हो गया मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट, ये होता है एडियाबेटिक यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट। रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज आल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, बताओ पाराबोलिक क्यों होगा, ठीक है। पाराबोलिक यहाँ पे क्यों होगा, वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन बी। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गलत कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति बी बोल रही है बिल्कुल सही, तो आपको ये बस पकड़ना था। अगर मान लो पीवी डायग्राम बोलेगा बताओ कि प्रेशर, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला प्रेशर बता रहा है। अगर बोलो वर्टिकल तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। एक सेकंड, वर्टिकल मेरा क्या बता रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। ये वर्टिकल मेरा बता रहा है एंट्रोपी का, यानी कि एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक, ठीक है। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि एंट्रोपिक कांस्टेंट, याद रखना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपिक कांस्टेंट कि S2 - S1 = 0, और बोल सकते हैं S2 = S1, ठीक है। और ये हो गया मेरा क्या, आइसोथर्मल यानी कि हॉरिजॉन्टल टीएस डायग्राम में। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इसका आंसर बी होगा। चलो भाई, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है क्या, हेलो। नहीं, आवाज तो आ रहा है मेरे तरफ से, मेरे पास भी एक डिवाइस है जिससे मैं देख रहा हूँ। क्या क्लियर साउंड नहीं आ रहा, क्या ऐसा कोई इशू है क्या, मेरे तरफ से तो आ रहा है। आप देखो शायद आपकी डिवाइस में कोई इशू है, फिर रिफ्रेश एक बार करो। सत्या मुझे कंफर्म करिए दैट आवाज आ रहा है, क्योंकि मेरे डिवाइस तो आ रहा है। बताइए, साउंड करेक्ट है ना, चलो ठीक है। मुझे लगा सत्य आपको देखिए कोई इशू होगा, आने लगा सर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। आज मैं क्वेश्चन ऐसा ऐसा लिया हूं ना, अगर आप इस लेवल तक क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो फिर आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई तो आराम से कर लोगे, इतना टफ तो नहीं पूछेगा। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना के रखा हूं क्वेश्चन का लेवल को। सी आंसर आने लगा, वेरी नाइस। मैंने अभी बताया था वैसे ना। नहीं राजेंद्र सिंह, चलो देखो मेरा सारे स्टूडेंट सही सही आंसर दे रहा है, चाहे मैं स्वाति का बात करूं या फिर दिव्या का बात करूं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये याद करो ना, अभी जस्ट मैंने कहा था, मैंने सबका वर्कडन बताया था कि नहीं, है ना। सबका मैंने वर्कडन बताया था, सारे प्रोसेस का, जिसमें मैंने आइसोथर्मल का भी बताया था। आइसोथर्मल में बताया MRT, तो हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, विच इक्वेशन क्लियरली डिफाइन द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको पकड़ना है यहाँ से आइसोथर्मल वाला प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल में मैंने कहा था MRT L and V2 - V1, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर भी कांस्टेंट मान लिया गया, तो ये चीज आपका इक्वेशन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात की। बाकी चीज वही कहा गया, P1 मेरा प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, V1 मेरा इनिशियल वॉल्यूम है, T2 मेरा इनिशियल टेम्परेचर है, SO एंट्रोपी। वैसे एंट्रोपी का भी बात करा गया, फिर भी आप आंसर कर दिए, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि एंट्रोपी में यहाँ पे टेम्परेचर को नहीं लिया जाता है। नहीं तो अगर आइडियल सिर्फ अगर बात करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ में अकॉर्डिंग ना, एंट्रोपी का बात नहीं करेंगे, तो हो जाता है MRTL V2 - V1, ठीक है, राइट। लेकिन ठीक है, वेरी नाइस, आप लोग आंसर कर दियो। इसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि एंट्रोपी के बाद इस क्वेश्चन को बेसिकली बताना था, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आंसर कर दिए, अच्छी बात है। इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे, तब मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से बर्थ ऑफ एंट्रोपी बताएंगे, यानी कि एंट्रोपी का जन्म कैसे हुआ, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या मीनिंग होता है, राइट, हर एक प्रोसेस के लिए। चलो इस प्रोसेस, इसको तो आप जरूर लगा सकते हो, इसको आप जरूर बना सकते हो, ये मैं आपको बताया हूं। कुछ क्वेश्चन एक दो है आ गया है, जो क्वेश्चन मुझे बाद में ऐड करना है, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बताओ, इसको बताओ 66 मुझे बताइए क्या होगा आंसर।
चलिए आंसर यहाँ पे आने लगा, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। गलत आंसर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, खासकर मेरे स्टूडेंट्स को तो गलती से भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसका आंसर करो। बात करा गया पॉलीट्रोपिक का, याद करो पीवी का क्या लेते हैं। चलो सारे स्टूडेंट का सही आंसर है, वेरी नाइस। जो मेरे स्टूडेंट है उनका करेक्ट ऑल आंसर आना चाहिए, जबकि सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चाहे मैं बात करूंगा सत्या का या दिव्या का या स्वाति सिंह का, या दिव्या एच पहले आंसर की है, फिर दिव्या चौबे, फिर बात करेंगे हम लोग गुरुदयाल का, ऑल हैव करेक्ट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पीवी पे पार क्वेश्चन हम लोग पॉलीट्रोपिक के लेके चलते हैं, राइट। और आपको पता है ये जो एन का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, एन का वैल्यू 1 से तो मेरा बड़ा होता है, लेकिन गामा से छोटा होता है, ये भी पता होना चाहिए। चलो रणदीप तिवारी, आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तो बात करा गया किसके बारे में, आइसोबारिक का। ये बात करा गया किसके बारे में, आइसोकोरिक का। ये बात करा किसके लिए, आइसोथर्मल का। याद करो पीवी, ये आइसोथर्मल का बात करा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पीवी इक्वल टू एम आर टी। आप ऐसे देखो ना, टी अगर कांस्टेंट कर देंगे तो आर भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो बचेगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसके लिए, तो आइसोथर्मल के लिए, राइट, ये ध्यान रखना। चलो आइसोथर्मल, यानी आइसोथर्मल में क्या हो जाता है, जब हम लोग पी वी पे पार के इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं, के के जगह में हम लोग 1 लेके चलते हैं, तभी ना आपका पी वी पे पार 1 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, करेक्ट। चलो राजेंद्र सिंह, आपका भी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 70। विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सा जो यहाँ स्टेटमेंट है वो करेक्ट इनकरेक्ट है। वैसे देखो ये भी इंट्रोपी से कनेक्टेड है, बट फिर भी आप आंसर कर जाओगे, मुझे उम्मीद है। चलो बताइए 70 का आंसर करिए। क्योंकि एंट्रोपी आपको पकड़ना ही नहीं, आपको आता है तो आप आंसर कर दोगे। इनकरेक्ट बोला गया, ठीक है, जो गलत है। मैं थोड़ा बता देता हूं, वैसे क्वेश्चन मैंने कहा ना एंट्रोपी से है, तो हम लोग जो चेंज इन एंट्रोपी लिखते हैं, ठीक है, डीएस, ये बताता है चेंज इन एंट्रोपी को, चेंज इन एंट्रोपी। आगे मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जान लो चेंज इन एंट्रोपी लिखते हैं डेल क्यू बाई टी। तो चूंकि बोला गया एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक में यू नो दैट एडियाबेटिक वॉल क्या होता है, जहां से हीट मेरा ट्रांसफर नहीं करता, यानी कि डेल क्यू मेरा 0 हो जाएगा। और जैसे मैं डेल क्यू इक्वल टू 0, चलो यहाँ पे सबका करेक्ट आंसर है डी, वेरी गुड। चाहे मैं दिव्या, सत्या, दिव्या एच और दिव्या, सबसे पहले दिव्या एच ही आंसर कर रही है हर बार, वेरी नाइस वाले। तो दिव्या एच करेक्ट आंसर है, सत्या करेक्ट आंसर है, स्वाति आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी क्यों बोले सत्या, आपको समझ नहीं आया पहले, तो डी आपने करा, सी क्यों होगा। सी देखो मेरा बात समझना, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, जो बच्चा डी कर रहा है करेक्ट आंसर है, समझ गए। रणदीप तिवारी डी होगा, समझो क्यों, डी क्यू 0 हो गया। जैसे डी क्यू 0 हो जाएगा, एक समझो यहाँ पे, डी एस इक्वल टू डी क्यू का वैल्यू अगर 0 में पुट कर देते हो तो 0 बाई टी, तो 0 बाई टी इक्वल टू 0, यानी कि डी एस बी 0, राइट, डी एस बी यहाँ पे 0 हो गया। तो अगर डी एस 0 हो गया, इसका मतलब क्या आएगा कि एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू 0, यानी कि S2 इक्वल टू S1, यानी कि एंट्रोपी भी कांस्टेंट है, यानी कि आप सकते हैं कि एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो यहां देखो ध्यान से, तीनों चीज यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मतलब ये भी जी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बात करेगा इनकरेक्ट का, तो भाई ds 0 है, हाँ सर है, ये रहा ds मेरा 0 हो गया यहाँ पे, ds इक्वल टू 0। फिर कहा dq 0 है, हाँ सर जी dq 0 एडियाबेटिक है। और फिर अगर ये ds 0 मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, तो एंट्रोपी कांस्टेंट, सब तो करेक्ट है। बात करेगा इनकरेक्ट मतलब गलत चुनो, तो गलत चुनो ये हो जाएगा dq इज नॉट कांस्टेंट, तो ये आपका सही हो जाएगा। गलत आंसर को यहाँ चूज करना था। देखो राजेंद्र सिंह बोल रहे ए आंसर, नहीं डियर करेक्ट नहीं बोला गया, ये तो करेक्ट हुआ ना, ds तो 0 होगा ही, क्योंकि अगर dq 0 तो dq बाई टी करेंगे तो पूरा का पूरा 0, तो dq 0 और ds 0 दोनों हो जाएगा, राइट। तो यहाँ बोला गया था इनकरेक्ट चूज करो, मतलब गलत चूज करो, गलत गलत, सही नहीं बोला गया था, गलत चूज करना है। तो सही तीनों सही है, गलत आपका यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ मुझे क्या हो जाएगा। वर्क इज अ हाई ग्रेड, हीट इज अ लो ग्रेड, या लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हाई ग्रेड एनर्जी, या नन ऑफ दिस, बताइए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। 71 का आंसर क्या होगा मुझे बताइए।
वेरी नाइस, गलत आंसर है। वेरी नाइस, गलत आंसर है। चलो अब सही आने लगा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नहीं 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 गुरुदयाल, आप डी क्यों बोल रहे डियर? सबको देख के मैं वेरी गुड बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं वेरी गुड बोला कि गलत आंसर दिए, वेरी गुड। चलो यहाँ पर सिर्फ आपके स्वाति सिंह का करेक्ट आंसर है सी, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है? यहाँ आप जो बोले जो कि बच्चा जो बोला है कि डी मतलब इनकरेक्ट बोलो, तो बोला गया कि ये इनकरेक्ट है यानी गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है? एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पहले कहा गया कि वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, क्यों? क्योंकि सर वर्क से हम लोग हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है ना कि वर्क आप कंप्लीट कन्वर्सन कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट वर्क को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्लीट 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 कन्वर्सन पॉसिबल, क्योंकि हीट मतलब वर्क डन, वर्क जो मुझे मिला बैटरी में मेरा सेव है वर्क डन, उससे हम लोग पूरा शाफ्ट को घुमा सकते हैं 100% यूज। लेकिन हीट से वर्क हम लोग 100% नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा लो ग्रेड एनर्जी है, तो मेरा ए से ये बी से, लेकिन सी से आंसर समझो, ये कहा गया ना लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल। भाई साहब लो ग्रेड एनर्जी साइकिल का बात कर रहा है, साइकिल मतलब साइकिल में यू नो दैट फॉर अ साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू टोटली मेरा हो जाता है डेल डब्ल्यू, ये आपको याद है? डेल डब्ल्यू हो जाता है, यानी कि साइकिलिंग मतलब क्या था, इनिशियल पॉइंट मतलब जहां तक गया था वहां तक फिर से रिटर्न है, इनिशियल पॉइंट आके मिल गया। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू डी ओ प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन बात करेगा साइक्लिक ना, साइक्लिंग मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, देखिए अगर मैं डी डब्ल्यू लिखता हूं तो u2 माइनस u1, तो ये मेरा इनिशियल फाइनल सेम है। देखिए u2 इक्वल टू मेरा u1, यानी कि u2 माइनस u1 इक्वल टू 0, तो ये मेरा 0, यानी कि फॉर अ साइक्लिक कंडीशन डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू होता है, कंप्लीट कन्वर्सन। तो क्या कभी मेरा लो ग्रेड जो होता है वो कंप्लीट मेरा हाई ग्रेड में हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। हाई ग्रेड लो ग्रेड में कंप्लीट कन्वर्सन हो सकता है, याद करो डिप्लोमा स्टूडेंट में आपको समझाया था, ठीक है? और आप जॉब ले लेने को हाई ग्रेड एनर्जी में चल जाओगे, हीट तो कहीं भी जनरेट कर सकते। देखो मैंने गर्म करा हीट, आप दौड़ रहे हो तो आपने जो दौड़ी रनिंग करा, जो आपने खाना खाया उससे जो एनर्जी मिला है, ठीक है, उससे आपने काम करा, काम क्यों करा? क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट करा, दौड़ के डिस्प्लेसमेंट दूरी तय की, कहीं गए, लेकिन उसके चलते जो हीट मेरा प्रोड्यूस हुआ है इन्वायरमेंट में वो तो मेरा भाई लॉस हो गया ना। साइकिल में लो ग्रेड एनर्जी के साथ हाई ग्रेड एनर्जी भी लगेगा, हाई ग्रेड एनर्जी में देखो मेरा बात समझना, आप दिव्या मेरा बात समझो, आप यहाँ पे समझो, मैं आप क्या कंफ्यूजन हो रहा है वो समझ लो। देखो यहाँ कहा गया कि लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, देखो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लो ग्रेड एनर्जी मेरा क्या होता है, हीट होता है, तो मुझे पता है कि डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू जाएगा, लेकिन माई पॉइंट इज फॉर अ साइकिल कहा गया, फॉर अ साइकिल मतलब 100%। अगर देखो ये बोलता है ना कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये कब हो जाता है? ये साइकिल के लिए कंडीशन नहीं है। फॉर अ प्रोसेस अगर बोलता है कि लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो चलता है, हो तो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकता ना, कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डी भी आता है, इंटरनल एनर्जी भी आ सकता है। इंटरनल एनर्जी मतलब कुछ जो हीट है वो वर्क में नहीं हो पाया, कुछ मेरा बच गया, यही एक्चुअल में होता है। लेकिन साइकिलिंग में क्या करते हैं हम लोग, साइक्लिक इनिशियल मैंने फाइनल, मैंने कहा था फॉर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू इक्वल टू डेल, देखो मैं स्टार्टिंग जब करा था फर्स्ट लो तभी मैंने बताया था, पहला स्टेटमेंट ये बताया साइक्लिक इंटीग्रल, क्यों? क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो वहां पे आपका डी यू 0 हो जाता है, क्योंकि भाई ये मेरा पॉइंट फंक्शन है और पॉइंट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और जब मैंने साइक्लिक इंटीग्रल बोल दिया मतलब जहां से स्टार्ट करता वहीं आके रिटर्न आ गया, मतलब कि u1 और u2 यानी 2 और 1 इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया, फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो मेरा यहाँ पे डी यू 0 हो गया, तो डी यू जैसे 0 हो गया 0, तो ये बोलने का मतलब क्या है कि डी यू 0 हो गया, मतलब ये बोल रहा है कि मेरा जो लो ग्रेड एनर्जी है वो कंप्लीट कन्वर्सन हो सकता है हाई ग्रेड में, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। तो आप जो बोल रहे हो सर साइकिल में लो ग्रेड एनर्जी के साथ हाई ग्रेड एनर्जी भी लगेगा, हाई ग्रेड एनर्जी भी लगेगा में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ लगेगा। देखो लो ग्रेड से हाई ग्रेड नहीं लगेगा, देखो या तो लो से हाई करेगा फिर हाई से लो करेगा, मतलब या तो हीट से वर्क कर रहा है फिर वर्क से हीट कर रहा है, दो ही में से कोई हो रहा है। लेकिन अगर मेरा वर्क से हीट कर रहा ना तो चाहे साइक्लिक रहे या नहीं रहे, कोई प्रोसेस रहे, कोई अधिक नहीं प्रोसेस रहे, फिर भी वो कंप्लीट कन्वर्सन हो सकता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? मैं क्या कर रहा हूं कि चाहे फॉर अ साइकिल और अ प्रोसेस जो वर्क है ना उसका कंप्लीट कन्वर्सन हो सकता है मेरा हीट में, लेकिन
इसका जो है कंप्लीट कन्वर्सन मेरा वर्क में कब होता है, जब मेरा हम लोग लेके चलते हैं साइक्लिक कंडीशन पे, ठीक है, साइक्लिक कंडीशन पे। लेकिन साइक्लिक कंडीशन में ये नहीं होगा ना, क्योंकि भाई साहब साइक्लिक कंडीशन बोल रहा है ये जीरो, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रोसेस के लिए भी आपका नहीं होता है, प्रोसेस के लिए भी आपका नहीं होता, किसी भी चीज में ये कभी नहीं होता है 100%, समझ आया। हाँ, फॉर अगर बात करोगे इसके लिए कंडीशन क्या साइक्लिक कंडीशन बोल दिया गया तो वर्क मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो देखो देखो, ज्यादा इस सब चीज में डूबो नहीं, ठीक है, आप लोग ज्यादा डूबोगे ना तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप इतना समझो क्योंकि बहुत कुछ है जानने के लिए, ठीक है, जो आपका इनरिलेवेंट चीजें हैं, जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं करेगा वो चीज, क्योंकि ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट अगर बताने चलो तो फिर कॉम्प्लेक्स आपका होने लगेगा ना सब्जेक्ट, क्योंकि वो पूछा ही नहीं जाएगा, वो तो आपका पीएचडी लेवल का है, थ्योरी बेसिस है ना। चलो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। एक सेकंड ना, चलो अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को बनाना, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन है। अगर मैं अभी आपको बताऊं ना कितना क्वेश्चन है अप्रोक्स, तो अभी भी आपको लगभग 100 क्वेश्चन मुझे बचा, अभी भी 80 क्वेश्चन तो पक्का होगा, नहीं 80 तो नहीं, लेकिन 60 + 70 जरूर हो जाएगा। तो ट्राई हम लोग करेंगे 3 आर में, सोच के चला था 3 आर में, देखते हैं। बताइए आंसर अभी तक आया नहीं है। बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे आपको पूछा गया है। टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ इन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। चलो आंसर आ रहा है यहाँ पे बी, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा ये मैं अभी तक बताया नहीं हूं ना, ये कॉन्सेप्ट में नहीं बताऊं, अगर आप लोग यहाँ पे आंसर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ आंसर बेसिकली होना चाहिए था डी, ठीक है, जो टू मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ होता है ना, वो कभी आपस में नहीं करता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड टू प्रॉपर्टी लाइन कैन बी, लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ना तो मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ और ना ही दो प्रॉपर्टी मेरा आपस में रिवर्सिबल होता है। सर कुछ शाम को कर ले क्वेश्चन, ठीक है भाई, अगर आप लोग चाहते हो तो शाम को कर लेंगे क्वेश्चन। अभी आप लोग को और 1 घंटा पढ़ना है या फिर 2 घंटा में बंद करें क्लास, बताइए। तो अगर आप लोग कम करना तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और 12 मिनट तक, ठीक है, 2 घंटा कर लेते हैं। बोलो आंसर इसका डी होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चा नहीं पा रहा सक रहा है इसको क्वेश्चन को, तो मैं कोई इशू नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अभी तक इसके बारे में बताया नहीं हूँ, बताऊंगा बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। गैसेस है, चलो बताओ। चलो अभी फिलहाल 1 2 3 4 5 6, कुछ अभी 20 क्वेश्चन के आसपास, अभी ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं, 2 घंटा लगाते हैं जितना क्वेश्चन लग पाता है, ठीक है, और आपका 12-15 मिनट लगा लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो दिव्या चौबे बोल रही है अब इवनिंग में, अच्छा ठीक है, और 10 मिनट लगा लेते डियर, ठीक है, 2 घंटा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं देन। कुछ 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, क्लास को ऑफ कर देंगे। चलो इसको बताइए, गैसेस है, गैसेस है, बताइए। ये तो पता है, गैसेस है टू स्पेसिफिक, एक सीपी और एक सीवी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 73। वेरी नाइस स्वाति रणदीप, करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिव्या, ऑल हैव करेक्ट आंसर, ठीक है। दिव्या चौबे आपका भी करेक्ट है, चलो इसको लगाइए, इसको लगाइए। सत्य आपका भी करेक्ट आंसर है। कहा गया राजेंद्र सिंह आपका भी करेक्ट आंसर है। अब यहां देखिए क्वेश्चन देखिए, कहा गया इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीज। आइसोथर्मल प्रोसेस में बात करा गया, बताइए आइसोथर्मल के कंडीशन पे यहाँ पे बोल रहा है, आइसोथर्मल में क्या होता है बताओ।
आइसोथर्मल में क्या होता है, देखो आइसोथर्मल इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर नहीं पता, देखो हम लोग क्या लेते हैं, पीबी इक्वल टू एमआरटी लेके चलते हैं कि नहीं, एमआरटी लेके चलते हैं, ठीक है, पीबी इक्वल टू एमआरटी लेके चलते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बोल रहा, प्रेशर, तो मैं यहाँ पे अगर प्रेशर को निकालता हूँ, इसको निकालता हूँ, प्रेशर को निकालता हूँ, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा बताइए, हो जाएगा एम बाई वी इंटू आर इंटू टी। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। और मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ पी इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। तो भाई आइसोथर्मल बुलाना तो टेम्परेचर कांस्टेंट ले लो, तो अगर मेरा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, आर पहले से ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो बचेगा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी के साथ वेरी करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वेरी इन द सेम एज डेंसिटी, जैसे डेंसिटी वेरी करेगा वैसे वेरी करेगा, क्योंकि वॉल्यूम को बस मैंने नीचे लाया और मैंने इसको डेंसिटी बना दिया, दैट्स इट। बाकी आर आपका पहले से कांस्टेंट, आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एम आर टी, तो सर जी आर आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, पीवी इक्वल टू एम। तो पी इक्वल टू मुझे प्रेशर का बात कर रहा है, तो प्रेशर आपका मास इंटू वॉल्यूम, और मास इंटू वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, बस सिंपल, ठीक है, सिंपल। तो आपका क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ सबका, चलो ठीक है, दिव्या सही बात है, और ए नहीं आंसर होगा स्वाति, इसका आंसर जो होगा सी होगा। रणदीप तिवारी सही आंसर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन फटाफट। 55 स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है किसी गैस का क्या होता है, क्या होता है, गैस है एनटीपी। अच्छा एनटीपी में बता देता हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है, एनटीपी मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल, टी मतलब होता है टेम्परेचर, और पी माना होता है प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताइए दो तरह का लेते हैं, कि लेते हैं एसटीपी लेते हैं और एक एनटीपी लेते हैं, ठीक है, एनटीपी लेते हैं और एक आपका क्या लेते हैं, एसटीपी लेते हैं। तो याद रखना ये जो बोला गया ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, भाई स्पेसिफिक याद करो ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, बताओ। देखो यहाँ पे राजेंद्र सिंह ये बोल रहे हैं, मेरा स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैंने क्या बताया स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब मैंने कहा था स्पेसिफिक कोई भी, याद करो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैंने इंटेंसिव बनाया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव कैसे बनाता है, एक्सटेंसिव डिवाइडेड मास, तो ये कैसे बन गया स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या था, जिसको हम लोग यूनिट मास से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी यूनिट मास ऑफ गैस का बात करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम अपन मास, समझ आया, मास को हटा रहे हैं, इसको इंडिपेंड कर रहे हैं मास से, मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है कि बन गया मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव से इंटेंसिव कर दी, मास को हटाएं, वेरी नाइस। सी भी आंसर नहीं होगा राजेंद्र, सी आंसर नहीं होगा, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, मैं कॉन्सेप्ट को बताया हूं, जो बच्चा जानता है वो देखो सबको आंसर सही कर रहा, बी होगा यूनिटी मास, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब होता है मास से डिवाइड करना, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से इंटेंसिव उसको बनाया जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और इंडिपेंडेंट मास के लिए मास से डिवाइड करते हैं, तो स्पेसिफिक का मतलब है तो मास से डिवाइड करना, जैसे मास से डिवाइड करेंगे वो स्पेसिफिक बन जाता है कोई भी प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूंगा स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रेशर बोलूंगा तो प्रेशर डिवाइड में मास हो जाएगा, है ना। वैसे तो पॉलिसी मेरा इंटेंसिव है, लेकिन जैसे कोई भी एनर्जी ले लो, जैसे आपका एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, सबको डिवाइड में हम लोग मास कर देते हैं, समझ आया। चलो चलिए यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है और इट विल टेक टाइम। अच्छा मैं एक चीज बता रहा था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। एनटीपी और एसटीपी दो होता है, दोनों में अलग अलग वैल्यू आपको पूछा जाता है, तो थोड़ा जानो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक बार एसटीपी लिख देता हूँ, आप चाहो तो जा सकते हो, ये बाद में देख लेना, लेकिन ये मैं बता के ऑफ कर दूंगा क्लास को, और यहाँ मैं कर देता हूँ एनटीपी। तो ये क्या हो जाता है, एसटीपी में होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर वॉल्यूम, क्या हो जाता है मेरा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और ये हो जाता है मेरा नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। दोनों में कुछ कुछ वैल्यू पूछता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आपको बोलेगा बताइए पहले तो फुल फॉर्म का पूछ देगा, तो फुल फॉर्म में आपको बता दिया, बोलेगा आपको बताइए टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेते हैं, तो याद रखना स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं ना वो 0 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। अगर बोलेगा नॉर्मल टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये मैं ध्यान समझना क्या हो जाता है मेरा रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, पहला हो गया। फिर बोलते हैं प्रेशर कितना लेके चलते हैं सेकंड नंबर में, ठीक है। तो प्रेशर का अगर बात किया जाए तो प्रेशर जो हम लोग लेते हैं ना स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में लेके चलते हैं एक बार, कितना लेके चलते हैं एक बार के बराबर, एक बार। अगर किलो पास्कल बोल दे तो 100 किलो पास्कल, ये ध्यान रखना। अगर बात कीजिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में, प्रेशर कितना लेते हैं तो याद रखना 101.325, ये हम लोग लेके चलते हैं किलो पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल में दोनों लिख दिया। अब लास्ट बचा वॉल्यूम, ये तीन ही चीज पूछता है। अगर वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम मेरा हो जाता है क्या 22.4 लीटर,
इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में वॉल्यूम। अगर बोले नॉर्मल में, तो नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है ज्यादा फर्क नहीं होता है, 24 हो जाता है, 0.8 लीटर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान में रखना। चलिए अब आप लोग ये बताइए कि जो इवनिंग में है वो क्लास आप लोग कितना बजे करना चाहोगे, कितना बजे आप लोग क्लास करना चाहोगे वो मुझे बताइए। मुझे तो लगा था आज हम लोग का सेकंड जो है लो वो भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी क्लास जो है मुझे लग रहा और 2 घंटा होगा, क्योंकि मैं काफी क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पे, हर एक तरह का क्वेश्चन लिया हूँ, और क्वेश्चन करना तो सबसे जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं हुआ एग्जाम मतलब पढ़ने का ना, तो क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में अगर टाइम जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो और मैं बता रहा हूँ आप लोग रेडी फिर से रिवीजन करके आना, क्योंकि आप जो क्लास होने वाला है ना इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल बताया जाएगा। ठीक है, देखो 5 PM से, ठीक है, चलो 5 PM से मैं आप लोगों को लूंगा, तो सारे बच्चे जो है 5 बजे आ जाना। ठीक है, 5 बजे से लेकर मैं ट्राई करूंगा 5 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटा चल सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। देखो कितना न्यूमेरिकल है, एक आपका पहला हो गया, ठीक है, और देखो एक है, 2 हो गया, 2 के बाद अगर देखो यहाँ पे 3 हो गया न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर आपका आगे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो लगभग यहाँ पे 30 जो आपका रहने वाला क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल उठाए हैं। क्यों? ताकि न्यूमेरिकल आप इतना लगा लो कि मोर देन सफिशिएंट हो जाए, फिर आपको जरूरत ना पड़े। थ्योरी तो मैं आपको इतना बता दिया हूं सफिशिएंट कि आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में इतना बता दे रहा हूं ताकि आपको इशू नहीं होगा कोई भी चीज। अगर न्यूमेरिकल भी आए तो आप बना लो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं सभी चीजें बताऊंगा, तो हम लोग मिलते हैं इवनिंग 5 बजे। ध्यान रखना, मैं क्लास टाइम यहाँ लिख देता हूं, जो क्लास टाइम है वो आपका 5 बजे है। ठीक है, ठीक है, टेस्ट आपका टेस्ट होगा, सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट किसका किसका, फर्स्ट लॉ। बेसिकली अभी जो क्वेश्चन लगा ना वो बेसिकली आपका बेसिक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट का भी था। आप स्टार्टिंग में देखे ना बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से भी था। अभी हम लोग पूरी तरह से फर्स्ट लॉ में घुसे नहीं है। फर्स्ट लॉ में घुसेंगे ना 100 क्वेश्चन के बाद, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कब से घुसेंगे। फर्स्ट लॉ में हम लोग इंटर करेंगे कहां से, लगभग आपका यहां से, ये रहा 105 के बाद हम लोग फर्स्ट लॉ में पूरा डेडिकेटेड। वैसे अभी भी कुछ फर्स्ट लॉ का आया क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही हल्का फुल्का। यहां से पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ से ही क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद 105 से, राइट। तो मैं अकॉर्डिंग मतलब अप टू फर्स्ट लॉ तक सारे क्वेश्चन लगा, और एक बार हम लोग डिस्कस किए हैं, जीरोथ लॉ तक एक बार ही मैं पूरा बता दूं। चलिए, तो हम लोग 76 से क्वेश्चन को लगाएंगे इवनिंग में 5 बजे से। चलो डियर स्टूडेंट, तो बाय बाय, आप लोग तैयारी करके अच्छा से आओ, बेस्ट ऑफ लक, और हाँ वीडियो को लाइक थोड़ा कर देना। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग इवनिंग में। कोई डाउट है नहीं ना? और क्लियर, सबको क्लियर हो गया, 5 बजे आना है। ठीक, कोई इशू किसी को बताइए। ओके सिद्धिया, ठीक है, ओके नरेंद्र, ठीक है। मैं भी मॉर्निंग आप लोग के लिए उठा था, 5 ही बजे उठ के आप लोग के लिए क्लास प्रिपेयर किया, क्वेश्चन वगैरह सेटअप किया, ठीक है, फिर इसको पीपीटी बनवाया, सब में टाइम लगता है, तो मैं तो मॉर्निंग से 5 बजे से लगा हुआ था आप लोग की क्लास के लिए। चलिए ठीक है देन, बाय।